Good morning, everyone. Everyone, very good morning. Ayush, Harshil, Jia, Mehak, Piyush, everyone, very good morning. गुड मॉर्निंग। Good morning. सबसे पहले तो आप लोगों को आज वसंत पंचमी है और आज आप जानते हैं कि माँ सरस्वती का दिन है, तो आप सबको वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको शायद पता होगा कि कुछ स्टेट्स में, दिल्ली में तो इतना नहीं है, लेकिन कुछ स्टेट्स में स्पेशली बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी, उड़ीसा, इन स्टेट्स में वसंत पंचमी को स्टूडेंट्स स्कूल्स में, कॉलेजेस में काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब यू नो दैट्स माँ सरस्वती का दिन है, गॉडेस ऑफ लर्निंग, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी लोग वहाँ सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आप लोगों को सबको पता होगा। आज की क्लास का हमारा एजेंडा लेक्चर्स नंबर 16 to 19, क्योंकि 23 लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, तो मैंने अभी आज 4 लेक्चर्स का मैंने वो रखा है आपको, ठीक है, रिवीजन कम डाउट क्लास। और अगले सैटरडे को रिमेनिंग जो 4 लेक्चर रहेंगे आपके 20 to 23, 20 से लेके 23 तक, एंड उसके साथ वो कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट सैटरडे आपको विल डिस्कस द रिमेनिंग, द रिवीजन एंड डाउट क्लास ऑफ द रिमेनिंग 4 लेक्चर्स, दैट इज लेक्चर नंबर 20 to 23। और आज हमारा है 16 to 19, 16, 17, 18, 19, जिसके अंदर पूरा टॉपिक वो मेजर वो है ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट उसको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो ये बात होगी आपकी। होपफुली आपका नेक्स्ट सैटरडे से पहले वट एवर माई अंडरस्टैंडिंग इज देयर, आपका शायद रिजल्ट भी आपका फाउंडेशन का आ जाएगा। और वो नेक्स्ट सैटरडे, टुडे इज 5th of February, तो 12 मेरे हिसाब से उससे आसपास रिजल्ट भी शायद आपके आउट हो जाएंगे। 10 तारीख के आसपास मुझे लगता है आपके रिजल्ट्स भी आने चाहिए। तो उसके लिए भी विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका अच्छा रिजल्ट आए। हमारा जो आज की क्लास का एजेंडा है, रिवीजन कम डाउट क्लास ऑफ लेक्चर्स 16 to 19, 16 से लेके 19। अच्छा, उसमें ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम से पहले एक वहां पे एक टॉपिक डिस्कस किया था मैंने, इंट्रेंचमेंट प्रोविजंस। इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ये क्या कंसेप्ट था कि आपने पढ़ा कि साहब इस शेयरहोल्डर्स के 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, वन इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सेकेंड इज कॉल्ड अ स्पेशल रेजोल्यूशन। एंड ओआर जो पास होता है उसकी रिक्वायरमेंट मैंने बताया था कि साहब फेवर वाले अगर अगेंस्ट से ज्यादा है, मतलब मोर देन 50% अगर आउट ऑफ मेंबर्स हुआ प्रेजेंट इन वोटिंग, यही बताया था कि जो मीटिंग में मेंबर्स आते हैं, प्रेजेंट होते हैं और जो वोट कर रहे हैं, जो मीटिंग में आए ही नहीं उनको इग्नोर कर देते हैं, और जो मीटिंग के अंदर को आए हैं बट दे आर एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग, मतलब दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट नीदर इन फेवर नॉर अगेंस्ट, उनको भी इग्नोर कर देते हैं। वी ओनली कंसीडर दोज मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एज वेल एज वोटिंग इन द मीटिंग, एंड उनमें से हम देखते हैं फेवर वाले कितने, अगेंस्ट वाले कितने हैं। अगर लॉ में रिक्वायरमेंट है किसी चीज के लिए शेयरहोल्डर का, मेरे मतलब 2 तरह का रेजोल्यूशन होता है शेयरहोल्डर के, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और एक स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगर कहीं पे लॉ में रिक्वायरमेंट है कि शेयरहोल्डर के ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है, इसका मतलब फेवर वाले मेंबर्स, आउट ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट वोटिंग, वो अगेंस्ट से ज्यादा होने चाहिए। बताया था मैंने, इन फॉर द ओआर रिक्वायरमेंट क्या थी, वोट्स कास्ट इन फेवर शुड बी मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट, दैट इज मोर देन 50% मेजोरिटी शुड बी इन सपोर्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैटर। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, हम बोलते हैं ओआर पास हो गया। और अगर कहीं पे लॉ में एसआर की रिक्वायरमेंट है, स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट है कि साहब इस मैटर को शेयरहोल्डर की अप्रूवल चाहिए बाय वे ऑफ एसआर, देन इन दैट केस द रिक्वायरमेंट कब एसआर पास मानेंगे, इफ द वोट्स कास्ट इन फेवर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 times ऑफ द वोट्स कास्ट अगेंस्ट, जितने अगेंस्ट में वोट है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 गुना कर लीजिए, फेवर वाले उसके बराबर, मैंने इक्वल टू का भी साइन लगाया, इट मीन्स 75% और मोर मेजोरिटी।
और ये हमेशा देखते हैं कि इसमें से आउट ऑफ मेंबर्स हु आर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जनरल मीटिंग, जो प्रेजेंट भी हैं और वोट करने का मतलब इधर इन फेवर और अगेंस्ट, जो मीटिंग में प्रेजेंट है बट दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग देयर वोटिंग राइट, दे एब्सटेनिंग फ्रॉम वोटिंग, उसे हम कंसीडर नहीं करते, इसे मैंने समझाया था। तो मैंने ये कि सब रेजोल्यूशन शेयर होल्डर के कैसे पास होते हैं, एक ओआर होता है, एक एसआर होता है, सब लॉ में एक प्रोविजन से पता लगता है कहाँ ओआर की रिक्वायरमेंट है, कहाँ एसआर। अगर ओआर की रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए कंडीशन है, एसआर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए कंडीशन है, ये फुलफिल होगी तो रेजोल्यूशन पास होगा। अगर कोई प्रपोजल रखा गया जनरल मीटिंग में, लेकिन जो रिक्वायरमेंट है ओआर एसआर जो भी चाहिए अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम बोलेंगे प्रपोजल वाज पुट अप बिफोर द शेयर होल्डर बट इट वाज नॉट कन्वर्टेड इनटू डिसीजन। बता डिसीजन लेने के लिए रेजोल्यूशन पास करते हैं, एंड अगर रेजोल्यूशन पास करने के लिए जो रिक्वायरमेंट लॉ में अगर पूरी नहीं हुई तो हम बोलेंगे क्या प्रपोजल तो शेयर होल्डर के सामने रखा गया था लेकिन वो प्रपोजल डिसीजन में कन्वर्ट नहीं हुआ, एंड अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द रेजोल्यूशन। ये कुछ चीजें हमने डिस्कस की थी। ऐसे ही डायरेक्टर से केस में मैंने बताया था दो तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, एक रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी, इसमें भी क्या रिक्वायरमेंट है, रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी में वोट्स कास्ट इन फेवर मोर देन वोट्स कास्ट अगेंस्ट, अगेन आउट ऑफ डायरेक्टर वर प्रेजेंट इन वोटिंग, ठीक है, फेवर वाले अगेंस्ट से ज्यादा, जो ओआर की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैंने बताया टर्मिनोलॉजी को मिक्स नहीं करना, जब शेयर होल्डर से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो आप रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी नहीं बोलेंगे, ओआर ही बोलेंगे, और जब डायरेक्टर से कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो वहां ओआर नहीं बोलेंगे, रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी बोलेंगे, जो टर्म जिसके लिए मीनिंग दोनों का सेम है, मोर देन 50%। दूसरा डायरेक्टर से केस में मैंने बताया था रेजोल्यूशन बाय यूनानिमस वोट, 100% डायरेक्टर किसी पर्टिकुलर मैटर के फेवर में यूनानिमस 100%, एक भी डायरेक्टर अगेंस्ट में नहीं है, देन इट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन पास बाय यूनानिमस वोट। वो कुछ केसेस में ही होता है, बाकी बाय एंड लार्ज मोस्टली केसेस में रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। ये भी मैंने बताया था कि शेयर होल्डर से केस में अब कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं लिखा हो, शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए, जनरल मीटिंग की अप्रूवल चाहिए, शेयर होल्डर की कंसेंट चाहिए, नथिंग स्पेसिफाइड वेदर बाय वे ओआर और एसआर, तो स्पेस इसका मीनिंग क्या हुआ कि साथ शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए बाय वे ऑफ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, क्या चाहिए बाय वे ऑफ ओआर। अगर एसआर की रिक्वायरमेंट कहीं पे होगी तो स्पेसिफिकली लॉ में लिखा रहेगा कि फॉर दिस पर्पज शेयर होल्डर अप्रूवल या जनरल मीटिंग अप्रूवल रिक्वायर्ड बाय वे ऑफ एसआर। ऐसे ही डायरेक्टर से मैंने बताया था, और कहीं पर रेजोल्यूशन बाय यूनानिमस वोट की रिक्वायरमेंट होगी तो लॉ में स्पेसिफिक लिखा रहेगा कि साहब इस मैटर को ट्रांजेक्ट करने के लिए बोर्ड की अप्रूवल चाहिए बाय यूनानिमस वोट, अदरवाइज कुछ नहीं लिखा, खाली लिखा बोर्ड की अप्रूवल चाहिए, बोर्ड्स कंसेंट ऑल दैट, तो उस केस में सिंपल रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी, रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी दैट इज मोर देन 50% शुड बी इन फेवर। तो ये तो मैंने बताया रेजोल्यूशंस को कितने तरह के होते हैं, डायरेक्टर से केस में, शेयर होल्डर केस में कैसे पास होते हैं, उसके लिए क्या कंडीशंस है, वो थोड़ा सा मैंने आपको बताया। फिर मैंने बताया जो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन आर्टिकल क्या है। सी जनरली मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए, फॉर ऑल्टरेशन ऑफ एमओए जनरली वी हैव सेक्शन 13 जो अभी हम थोड़ी देर में स्टार्ट करेंगे, एंड ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स के लिए वी हैव सेक्शन 14। अच्छा, ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 14, वैसे मेमोरेंडम के बारे में कि मेमोरेंडम की कंटेंट्स एंड ऑल दैट वो सेक्शन 4 में दे रखा है, और आर्टिकल्स के बारे में सेक्शन 5 में दे रखा है। ऑल्टरेशन जो अभी हम स्टार्ट करेंगे, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम सेक्शन 13, ऑल्टरेशन आर्टिकल सेक्शन 14, वो 4, 5 और ये 13, 14। तो सेक्शन 14 ये बोलता है कि जनरली आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए बाय पासिंग द एसआर। जनरली ये रिक्वायरमेंट एज पर सेक्शन 14 कि जब भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई ऑल्टरेशन करना है तो शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए बाय पासिंग द एसआर, शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए बाय दैट इज 3/4 75% और मेजोरिटी उसके फेवर में होनी चाहिए, तब आर्टिकल्स ऑल्टर हो सकते हैं, एनी काइंड ऑफ ऑल्टरेशन आर्टिकल। इसका एक एक्सेप्शन है, वो आपको पता था कि जब अगर हम एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं एंड मतलब एक पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में 3 रेस्ट्रिक्शंस ऐड कर रहे हैं फॉर इन ऑर्डर टू मेक इट अ प्राइवेट कंपनी, तो ओनली फॉर दैट ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स बताया था शेयर होल्डर का एसआर के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए, अदरवाइज किसी भी तरह का ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स के लिए ओनली एसआर। नाउ अब ये इंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या है, देखिए अगर एक कंपनी ये चाहती है, ये मतलब लॉ में एक फैसिलिटी दे रखी है, कोई मैंडेटरी नहीं कि हर कंपनी को ऐसा करना है, कि उसके आर्टिकल्स के सर्टेन प्रोविजंस दे शुड बी ऑल्टर्ड बाय कंप्लाइंग विद द हायर रिक्वायरमेंट देन द रिक्वायरमेंट गिवन द सेक्शन 14। मतलब अगर एक कंपनी की मैनेजमेंट ये चाहती है कि हमारा आर्टिकल्स के सर्टेन प्रोविजन
वो ऑल्टर सिर्फ एसआर से ना हो, एसआर से भी कुछ हायर रिक्वायरमेंट कंप्लाई करके, वो जो सेक्शन 14 में रिक्वायरमेंट है फॉर ऑल्टरेशन आर्टिकल, उससे भी हायर रिक्वायरमेंट, लाइक आप बोलते सर 90% मेजोरिटी को सपोर्ट करिए तभी मेरे ये आर्टिकल ऑल्टर होंगे, क्या हायर रिक्वायरमेंट है? अच्छा, मैंने बताया था हम मेमोरेंडम आर्टिकल के थ्रू कंपनी जाके प्रोविजन को हमेशा स्ट्रिंजेंट कर सकते हैं, डाइल्यूट नहीं कर सकते। डाइल्यूट करना अलाउड नहीं है क्योंकि सेक्शन 6 ऑपरेट हो जाएगा, डाइल्यूट करो तो एक्ट सेक्शन विल ओवरराइड द मेमोरेंडम आर्टिकल। लेकिन स्ट्रिंजेंट, भाई ये बोला एसआर 75% ओवर मेजोरिटी, आप अपने आर्टिकल के तो 90% मेजोरिटी से हम ये आर्टिकल ऑल्टर करेंगे, तो क्या आपको वायलेशन कर रहे? नो, यू आर नॉट वायलेटिंग कंपनीज एक्ट, आप तो उससे हायर रिक्वायरमेंट कंप्लाई करने की बात करो। तो अगर एक कंपनी चाहती है या और भी कुछ चीज आप डाल चाहते हो कि एसआर तो चाहिए चाहिए, साथ में एडिशनल कंडीशन कुछ और फुलफिल होगी तब हमारे ये आर्टिकल ऑल्टर होंगे, ठीक है? तो उस तरह के प्रोविजन को हम बोलेंगे इंट्रेंचमेंट प्रोविजन इन द आर्टिकल्स। तो सेक्शन 5 ऑफ कंपनी एक्ट अलाउ करता है कंपनी में आइडेंटिफाई सर्टेन प्रोविजन इन इट्स आर्टिकल में, आइडेंटिफाई, मैंडेटरी नहीं कि आपको ऐसा करना ही है कि हमारे आर्टिकल के ये प्रोविजन इंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, और उसका ऑल्टरेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है वो भी आपको लिखना पड़ेगा, एंड ऑब्वियसली वो रिक्वायरमेंट इससे हायर ही होगी, दिस प्लस समथिंग एल्स, मे बी मोर देन 75% मेजोरिटी, समथिंग लाइक दैट, कुछ भी हो, इससे वायलेशन सेक्शन 14 का नहीं होना चाहिए, इससे हायर रिक्वायरमेंट। तो ऐसे प्रोविजन को आर्टिकल्स में आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि साहब ये हमारे इंट्रेंचमेंट प्रोविजन है, और इसको ऑल्टर करने के लिए क्या लीगल रिक्वायरमेंट है। ऑब्वियसली दैट लीगल रिक्वायरमेंट विल बी हायर देन दिस रिक्वायरमेंट, विल बी हायर देन दिस रिक्वायरमेंट जो सेक्शन 14 में ऑल्टरेशन आर्टिकल की दे रखी है। और लॉ बोलता है ये इंट्रेंचमेंट प्रोविजन आप शुरू से अपने आर्टिकल में डाल सकते हैं जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अच्छा, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के समय से आपने बता दिया है तो उसका मतलब इनकॉर्पोरेशन के जब के समय एप्लीकेशन लगाते हैं आरओसी को, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हम अटैच करते हैं, क्या उसमें मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी भी अटैच करते हैं? तो मेमोरेंडम आर्टिकल्स की कॉपी अटैच करके उस आर्टिकल्स के अंदर आपने जो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन आइडेंटिफाई कर रखे हैं उसके लिए क्या ऑल्टरेशन का प्रोविजन होगा वो सब आपने ऑलरेडी आरओसी के नॉलेज में आ गया। लेकिन कंपनी बनने के बाद भी आप चाहें तो इंट्रेंचमेंट प्रोविजन डाल सकते हैं अपने आर्टिकल में। अगर ऐसा करते हैं तो उस केस में लॉ बोलता है अगर प्राइवेट कंपनी है और कंपनी बनने के बाद इंट्रेंचमेंट प्रोविजन अपने आर्टिकल में डाल जाती है तो उसके लिए ऑल द मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, 100% मेंबर्स की कंसेंट चाहिए फॉर ऑल पुटिंग द इंट्रेंचमेंट प्रोविजन आर्टिकल। पब्लिक कंपनी है तो एसआर चाहिए। अगर आप कंपनी इन कॉर्पोरेशन के बाद इंट्रेंचमेंट प्रोविजन अपने आर्टिकल में डालना चाहते हो, मतलब इन कॉर्पोरेशन के बाद शुरू से डाल सकते हैं, वो आरओसी को फाइल और आरओसी के नॉलेज में आ गया, बाद में आप डालेंगे तो इसका काइंड ऑफ ऑल्टरेशन, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी चीज आर्टिकल में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली इट्स ऑल्टरेशन। तो प्राइवेट कंपनी अगर करेगी तो ऑल द मेंबर्स की कंसेंट चाहिए, 100% मेंबर्स। पब्लिक कंपनी करेगी तो एसआर। और इसकी इंटीमेशन भी बता दें, फॉर्म MGT 14 फाइल होगा आरओसी को, और उसके साथ आप ऑल्टर जो आर्टिकल्स में चेंज किए, मतलब आप ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ आर्टिकल्स मेमोरेंडम आर्टिकल भी अटैच कर देंगे MGT 14 के साथ आरओसी को फाइल करते हैं, जिससे कि आरओसी को पता लग जाए कि आपने अपने आर्टिकल्स में क्या चेंजेस किए, अपडेटेड आर्टिकल्स आरओसी के नॉलेज में आ जाए। एंड ये इसका मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देकर समझाया था कि ये सब चीज़ें कई बच्चों को थ्योरेटिकली लगता है अजीब सा, सब ये क्या है। तो मैंने एक एग्जाम्पल याद आपको याद हो अगर हो आपको, मैंने एग्जाम्पल देखा, मैंने बोला बहुत सारे ज्वाइंट वेंचर कंपनीज होती है। मान लिया दो कंपनी एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड, इन दोनों में मिलकर मान लिया एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी बना एक्स वाई लिमिटेड। इसे ज्वाइंट वेंचर कंपनी, और ये दोनों ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स है, एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड उसके ज्वाइंट वेंचर पार्टनर्स है, और एक्स वाई लिमिटेड ज्वाइंट वेंचर कंपनी। क्लियर? अच्छा, इस कंपनी की मेजर शेयर होल्डर कौन होंगे? ऑब्वियसली एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड। इस कंपनी की जब जनरल मीटिंग होगी, मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, तो क्या, और आप पढ़ोगे जनरल मीटिंग टॉपिक में कि जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर होल्डर होती है तो ऑब्वियसली ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो ये खुद कैसे मीटिंग अटेंड करेगी? तो ये अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज सकती है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, ये भी और ये भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेगी। अच्छा, ये प्रॉक्सी नहीं है, सब पढ़ाऊंगा मैं, जनरल मीटिंग टॉपिक आगे आएगा कि मैं पढ़ाऊंगा साहब, रिप्रेजेंटेटिव फर्क होता है और प्रॉक्सी, ठीक है? तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव, तो एक्स लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव भी और वाई लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही एक्स वाई लिमिटेड की जनरल मीटिंग अटेंड करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड बिकॉज दोस शेयर। अब सोच के देखिए, कभी ऐसा हो कि साहब एक्स लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव एक्स वाई लिमिटेड की जनरल मीटिंग में नहीं आ पाया किसी कारण से, और खाली वाई लिमिटेड का रिप्रेजेंटेटिव यहां पे आया और भी शेयर होल्डर है, इसका मतलब फिर तो ये जो चाहेगा वाई लिमिटेड का रिप्रेजेंट जो चाहेगा आराम से एसआर पास हो जाएगा, क्योंकि हम पता आउट ऑफ मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो ये तो एब्सेंट है, ये तो इसकी जनरल मीटिंग में इसका आया नहीं,
तो आउट ऑफ प्रेजेंट वोटिंग तो ये प्लस अदर शेयर होल्डर काउंट हो गए। मान लीजिए इसके पास कंपनी के XY लिमिटेड के 40% शेयर है, वो तो काउंट ही नहीं होगा। और जो प्रेजेंट वोटिंग उसमें से ORSR देखेंगे तो क्या आराम से आपको, जैसे मान लीजिए आर्टिकल्स ऑल्टर करने के लिए SR चाहिए सेक्शन 14 के हिसाब से, तो आराम से सर इसका रिप्रेजेंटेटिव जो चाह रहा वही हो गया। तो क्या कह सकते हैं, एक्स लिमिटेड को तो अपनी बात कहने का मौका ही नहीं मिला, या उसको कोई ऑब्जेक्ट करना होगी आर्टिकल ऑल्टर नहीं होने चाहिए व्हाटएवर, वो तो मौका। तो क्या ये ऐसा कर सकते हैं इस कंपनी के आर्टिकल में, एक्स ज्वाइंट वेंचर कंपनी के आर्टिकल में लिख दें, इस कंपनी के आर्टिकल्स के अंदर सर्टेन प्रोविजन कि साहब ये प्रोविजन ऑल्टर होने के लिए SR तो चाहिए, प्लस साथ में कंसेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोथ द कंपनी मैंडेटरी है। SR तो चाहिए, साथ में दोनों कंपनी की कंसेंट जरूरी है, दोनों कंपनी जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है। तो क्या ऐसा करके हम क्या आपको कम लीजिए कोर्स स्ट्रिंजेंट कर रहे हैं। ऐसे प्रोविजन को आप इस कंपनी के जॉइंट वेंचर कंपनी के आर्टिकल में क्या आइडेंटिफाई कर इंट्रेंजमेंट प्रोविजन कि साहब ये इंट्रेंजमेंट प्रोविजन है और उसको ऑल्टर करने के लिए SR तो चाहिए, साथ में इन दोनों कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की हामी जरूर चाहिए, उसमें से एक भी ना कर देगा तो फिर वो आर्टिकल ऑल्टर नहीं हो सकते। क्या दिस कैन बी सम प्रैक्टिकल, क्योंकि एक तरह देखा जाए ये ज्वाइंटली मिलके एक कंपनी बना के बिजनेस कर रहे हैं, तो चाहेंगे ना हर मेजर डिसीजन में उन दोनों की कंसेंट की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, तभी जाके उस, तो मैंने प्रैक्टिकल एंगल बताया था इस तरह की चीजें। और मैंने ये भी बताया था कि जब ओल्ड एक्ट चल रहा था, कंपनीज एक्ट 1956, तो उस समय एक्ट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लिखा होता इंट्रेंजमेंट प्रोविजन इन द आर्टिकल, नहीं लिखा हुआ था एक्ट में, लेकिन प्रैक्टिकली कई कंपनी इस तरह के आर्टिकल में अपने प्रोविजन डाल के रखती थी कि ऐसा करने के लिए आपको और हायर रिक्वायरमेंट आर्टिकल्स को ऑल्टर करने के लिए एंड ऑल दैट, कुछ आर्टिकल्स को, तो कोई वायलेशन तो कुछ था नहीं। ऐसा करके आप कंपनी जब स्ट्रिंजेंट ही तो कर रहे हैं, डायल्यूट थोड़ी कर रहे हैं। तो अब लॉ मेकर्स ने देखा कि साहब ऐसी चीजें प्रैक्टिकली इंडस्ट्री में देखने को मिलती है, तो उन्होंने उस चीज को लॉ में भी लिख दिया कि साहब आप कुछ प्रोविजन को अपने आर्टिकल में इंट्रेंजमेंट प्रोविजन बनाना चाहे बना सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो मेंशन कि हाउ दे विल ऑल्टर्ड, ऑब्वियसली दैट विल बी हायर रिक्वायरमेंट देन द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 14 फॉर ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, एंड ये शुरू से कर सकते हैं और कंपनी बनने के बाद भी कर सकते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल साइड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि साहब इसका प्रैक्टिकल क्या यूज है। एंड पहले भी मैंने बोला ये चीजें चलती थी इंडस्ट्री में, लेकिन लॉ में ऐसा कुछ नहीं लिखा था, तब भी कोई लॉ का वायलेशन नहीं था, क्योंकि ऐसा करके हम कोई लॉ के अगेंस्ट थोड़ी जा रहे हैं, हम ऐसा करके कंपनी एक सेक्शन 6 था, एक्ट टू ओवरराइड MOA and AOA, Act to override MOA and OA. It means section 6 से बोलता है whenever there is a contradiction between the provisions of the act, और एक्ट के अंदर क्या सेक्शंस, जब भी कंपनीज एक्ट के सेक्शंस के प्रोविजंस और किसी कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल के प्रोविजन में आपस में कॉन्ट्राडिक्शन होगी, तो सेक्शन 6 बोलता है हमेशा सेक्शन एक्ट के अंदर जो सेक्शन है उसके प्रोविजन ओवरराइड करेंगे। लेकिन मैंने क्या बोला, सेक्शन 6 क्या बोलता है, व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ द सेक्शंस ऑफ द एक्ट एंड द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, जब कॉन्ट्राडिक्शन होगी, इसका मतलब पहली बात तो ये समझना कॉन्ट्राडिक्शन कब होती है। मैंने आपको बताया था कॉन्ट्राडिक्शन कब होती है, तो मैंने आपको इसके लिए याद है 2 केस बनाए थे आपको। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर मोर स्ट्रिंजेंट देन एक्ट। मेमोरेंडम आर्टिकल में कंपनीज एक्ट से भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट प्रोविजन दे रखे हैं, तो क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? प्लीज रेस्पॉन्ड ऑन चैट, क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन है? इज इट अ कॉन्ट्राडिक्शन? नो, ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अच्छा, जब ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो ऐसे केस में क्या हम मेमोरेंडम आर्टिकल, मैंने क्रॉस कर दिया कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो ऐसे केस में क्या सेक्शन 6 लगाएंगे? नहीं, विल नॉट अप्लाई सेक्शन 6। नहीं लगाने का मतलब क्या हम मेमोरेंडम फॉलो प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, क्या उसमें एक्ट अपने आप फॉलो हो जाएगा? अभी इंट्रेंजमेंट प्रोविजन भी तो इसी का एग्जांपल था। इंट्रेंजमेंट प्रोविजन भी तो हम अपने आर्टिकल में अगर इंट्रेंजमेंट प्रोविजन डाले, वो भी तो इसका एग्जांपल है कि आर्टिकल्स के थ्रू हम ये लिख रहे हैं कि अब ये आर्टिकल SR से हायर रिक्वायरमेंट का स्ट्रिंजेंट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर हम आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली आपने जो भी
हायर रिक्वायरमेंट है तो उसमें अपने आप सेक्शन 14 कंप्लाई हो रहा है। जैसे मैंने बोला किसी प्राइवेट कंपनी ने अपने आर्टिकल में लिखा कि हमारे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर 5 होंगे, वैसे एक्ट में सेक्शन 3 में लिखा होगा कि साहब 2 मेंबर से भी प्राइवेट कंपनी हो सकती है, लेकिन हमने लिखा मिनिमम 5 होंगे। अब आप 5 या 5 से ज्यादा रखते हैं बट नॉट एक्सीडिंग 200 की अपर लिमिट है, आप जानते हैं, तो उस केस में कोई वायलेशन है क्या? सेक्शन 3 का वायलेशन? नो, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिकॉज आप स्ट्रिंजेंट हायर रिक्वायरमेंट। लेकिन अगर आप बोलते हैं कि सर हमारे 200 से ज्यादा मेंबर होंगे प्राइवेट कंपनी में, वो गलत है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है, ये सुनो, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन है। इसका मतलब जब मेमोरेंडम आर्टिकल्स आर मोर स्ट्रिंजेंट देन एक्ट, इट्स नॉट अ कॉन्ट्रडिक्शन, तो सेक्शन 6 यहां नहीं लगेगा एंड सेक्शन 6 विल नॉट अप्लाई। सेक्शन 6 जब कॉन्ट्रडिक्शन है, तो मैंने बोला हर केस क्या होता है, ये बहुत लोगों को सब चीज क्लियर नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज डिफरेंट है एक्ट से मेमोरेंडम आर्टिकल में तो सर कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। अरे डिफरेंट, हर चीज डिफरेंट कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, हमें देखना पड़ेगा एक्ट से डिफरेंट है। जैसे एक्ट में लिखा हुआ है सब प्राइवेट कंपनी 2 मेंबर से भी हो सकती है, आपने अपने आर्टिकल में लिखा हुआ प्राइवेट कंपनी ने, एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी लिखा हुआ है कम से कम हमारे 5 मेंबर, डिफरेंट है, बट एवरीथिंग विच इज डिफरेंट इन द मेमोरेंडम आर्टिकल, डिफरेंट इन व्हाट इज गिवन इन द एक्ट, डज नॉट मीन कॉन्ट्रडिक्शन। हमें देखना पड़ेगा वो डिफरेंट चीज क्या एक्ट को स्ट्रिंजेंट करे, डायलूट करे। अगर स्ट्रिंजेंट करे तो ये वाला केस है, तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, सेक्शन 6 विल नॉट अप्लाई एंड उस केस में सिंपली आप मेमोरेंडम आर्टिकल फॉलो कीजिए, अपने आप एक्ट फॉलो, ऑटोमेटिकली द एक्ट विल बी फॉलोड, अपने आप एक्ट का कोई वायलेशन नहीं होगा। बट ऑन द अदर हैंड मैंने बताया था, अगर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स आर डाइल्यूटिंग द प्रोविजन कंपनीज एक्ट, जैसे एक पब्लिक कंपनी अगर लिख ले, अगर एक पब्लिक कंपनी लिख ले हमारे साथ मिनिमम मेंबर 5 होंगे, क्या ये डाइल्यूट है? सेक्शन 3 के हिसाब से कम 7 मेंबर चाहिए पब्लिक कंपनी में, ये सुनो। तो अगर डाइल्यूट करने की कोशिश करें, मेमोरेंडम आर्टिकल्स आर डाइल्यूटिंग द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, कैसे केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन? यस। क्या सेक्शन 6 अप्लाई होगा? यस। सेक्शन 6 अप्लाई होने का मतलब जनरल रूल मैंने बताया था, जनरल रूल क्या है? जनरली सेक्शन विल प्रिवेल ओवर MON AOA, सेक्शन के जो प्रोविजन है वो मेमोरेंडम आर्टिकल में प्रिवेल करेंगे अनलेस अ पर्टिकुलर सेक्शन प्रोवाइड्स अदरवाइज, बताया था। जनरल रूल ये कि जब भी डाइल्यूट करने की कोशिश करेंगे मेमोरेंडम आर्टिकल एक्ट के प्रोविजन को, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन का केस है, सेक्शन 6 अप्लाई होगा। सेक्शन 6 क्या कहता है कि जनरली सेक्शन के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे, ओवरराइड करेंगे ओवर द प्रोविजन मेमोरेंडम, जनरल रूल। लेकिन मान ले किसी पर्टिकुलर सेक्शन में स्पेसिफिकली ये लिखा हो कि हमारे ऊपर मेमोरेंडम आर्टिकल्स का ओवरराइडिंग इफेक्ट हो, किसी पर्टिकुलर सेक्शन स्पेसिफिक लिखा हो, लिखा ना अनलेस अ पर्टिकुलर सेक्शन प्रोवाइड्स अदरवाइज, अदरवाइज डिफरेंट बात बोल रहा है, डिफरेंट इन दिस जनरल प्रिंसिपल। अगर वहां पे कोई डिफरेंट बात बोल रहा है, डिफरेंट इन दिस जनरल प्रिंसिपल, तो उस केस में भी डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था सेक्शन 104, आगे आप पढ़ोगे, अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग, कि जनरल मीटिंग का चेयरमैन अब अपॉइंट होता है, तो सेक्शन 104 में लेकिन जो भी प्रोविजन दे रखे, लेकिन साथ में सेक्शन में लिखा होगा कि साहब इसके ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट आर्टिकल्स का होगा। इसलिए जब मैं सेक्शन 104 पढ़ाता हूं तो पहले आर्टिकल्स के बारे में बात करते हैं। अगर किसी कंपनी के आर्टिकल में डिफरेंट प्रोविजन है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग एंड डिफरेंट इन सेक्शन 104, तो आप आर्टिकल्स ही फॉलो कीजिए, चाहे वो डाइल्यूट करें चाहे व्हाटएवर, ठीक है। लेकिन अगर आर्टिकल में नहीं तब सेक्शन 104, क्योंकि वहां पे सेक्शन खुद ही बोला मेरे ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट किसका होगा, आर्टिकल्स का। तो ऐसे कुछ गिने चुने सेक्शन है। अब वो सेक्शन के अंदर प्रोविजंस है बट नथिंग इज मेंशन कि कौन किसके ऊपर ओवरराइड करेगा, मेमोरेंडम उसके ऊपर करेगा या वो सेक्शन कुछ नहीं लिखा होता। जनरल रूल क्या है, इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन कब होती है, जब डाइल्यूट कर रहा है मेमोरेंडम आर्टिकल एक्ट को, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन सेक्शन 6 जनरल रूल क्या है, तब सेक्शन के प्रोविजन ओवरराइड करेंगे। लेकिन अगर एक सेक्शन में बात स्पेसिफिक लिखी हुई हो कि साहब हमारे ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट आर्टिकल मेमोरेंडम का होगा इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, तो उस केस में फिर उल्टा हो जाएगा। इसलिए अनलेस अ पर्टिकुलर सेक्शन प्रोवाइड्स अदरवाइज। ये अब जो छोटी सी बात होती है, लेकिन कई लोगों को ये सब चीज क्लियर नहीं होती, उनको क्या लगता है मेमोरेंडम आर्टिकल में कुछ भी डिफरेंट लिखा हुआ है तो सब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ऐसा नहीं है, पहले हमें समझना पड़ेगा कॉन्ट्रडिक्शन है या नहीं। अगर स्ट्रिंजेंट वाला केस है तो केस ही अलग हो जाएगा, अगर कॉन्ट्रडिक्शन वाला केस है तो डाइल्यूट कर रहे हैं तो ये सेक्शन 6 लगाइए।
जनरल रूल ये है कि उसमें भी अगर कोई पर्टिकुलर सेक्शन खुद बोलता है कि हमारे ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट मेमोरेंडम आर्टिकल का हुआ, तो उस केस में पोजीशन उल्टी हो जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। सॉरी, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नाउ फिर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ऑल्टरेशन ऑफ एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम एसोसिएशन में मैंने आपको बताया था कि मेमोरेंडम के अंदर जो 6 क्लॉजेज होते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, then we have object clause, then we have liability clause, then we have capital clause, and then we have subscription and association clause. हमने डिस्कस किया कि सब्सक्रिप्शन एंड एसोसिएशन क्लॉज जो है ये कभी भी ऑल्टर नहीं होता। बताया था उसका रीजन मैंने कि साहब ये बताता है कि किन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई थी, हु आर द सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम, तो ये फैक्ट हमेशा सेम रहता है, ये कभी भी ऑल्टर नहीं होता। बता दें कि अनऑल्टरेबल, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। इसके अलावा पहले 5 क्लॉज ये ऑल्टर हो सकते हैं। अच्छा, जनरली मैंने ये भी बताया था, जनरली जो है मेमोरेंडम को ऑल्टर करने का जो जनरल सेक्शन है सेक्शन 13, लेकिन सेक्शन 13 बोलता है कि साहब कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए अलग सेक्शन है, सेक्शन 61। तो कैपिटल क्लॉज का ऑल्टरेशन सेक्शन 61 से चलता है, और पहले जो 4 क्लॉज है, लास्ट वाला क्लॉज ऑल्टर ही नहीं होता, जो पहले 4 क्लॉज है उसके ऑल्टरेशन में सेक्शन 13 लगेगा। तो सेक्शन 13 की स्टार्टिंग में सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्या बोलता है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 61। तो सेक्शन 61 तो एक अलग कर दो आप, और सेक्शन 61 के जब कंटेंट्स हम पढ़ते हैं तो पता लगता है डील्स विद द ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। तो सेक्शन 13 सबसेक्शन बोलता है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 61 द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में बी ऑल्टर्ड विद द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स बाय पासिंग द एसआर। एसआर तो चाहिए, प्लस बाय कंप्लाइंग विद अदर प्रोविजंस इन द सेम सेक्शन। मतलब सेक्शन 13 में ही सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 एंड ऑनवर्ड, इनमें अगर कोई प्रोविजन दे रखे हैं रिगार्डिंग ऑल्टरेशन ऑफ दिस, तो वो भी फॉलो करना पड़ेगा इन एडिशन टू एसआर। एसआर तो चाहिए। इसके अलावा और भी चीजें फॉलो करनी पड़े, जैसे नेम क्लॉज के लिए आगे सेक्शन 13 में आगे दे रखा है कि साहब नेम क्लॉज ऑल्टर करने के लिए, नेम को ऑल्टर करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी चाहिए। तो इसका एसआर वाली रिक्वायरमेंट तो सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 से आगे साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए अलग से कुछ और नहीं दे रखा सेक्शन 13 के अंदर कि ऑल्टरेशन ऑब्जेक्ट क्लॉज, इसका तो खाली एसआर चाहिए। खाली क्या चाहिए, एसआर चाहिए। तो मैंने ये प्रिंसिपल समझाया था और आपको ये समझ में आया होगा सब सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 61। क्यों इसने अलग किया, क्योंकि सेक्शन 61 जब हम पढ़ते हैं तो वहां पता लगता है कैपिटल क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग द ओआर। कैपिटल क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग द ओआर। इट मींस सेक्शन 13 के हिसाब से एसआर तो चाहिए फॉर ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, इन सबको ऑल्टर करने के लिए आपको एसआर तो चाहिए। इन एडिशन टू दैट कुछ और भी रिक्वायरमेंट दे रखे सेक्शन 13 में आगे सब सेक्शन 2 एंड ऑनवर्ड्स, तो वो भी कंप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे मतलब नेम क्लॉज के लिए दे रखा है सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, तो भी करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट क्लॉज के लिए अलग से कुछ और नहीं दे रखा तो खाली एसआर। लेकिन कैपिटल क्लॉज का ऑल्टरेशन का जो अलग से सेक्शन 61 बना रखा है वहां लिखा हुआ कैपिटल क्लॉज कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग ओआर, शोल्डर की ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो ये डिफरेंट हो गया ना, बाकी सब में एसआर चाहिए, इसलिए आपको इसको केस को अलग कर दिया। एंड इसलिए सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 में स्टार्टिंग में सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 61 वो एक अलग केस बना दिया एंड दैट डील्स विद द ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। उसमें ओआर की रिक्वायरमेंट है फॉर ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। बाकी लास्ट क्लॉज जो है ये मैंने बताया कभी भी ऑल्टर नहीं होता, इट ऑलवेज रिमेन द सेम, इट ऑलवेज रिमेन द सेम, क्योंकि ये फैक्ट को बताया एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। बताया था ना, अगर कोई पूछे हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, जब देश को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947, तो ऑब्वियसली पंडित नेहरू, आप कितने भी प्राइम मिनिस्टर बनते जाए
लेकिन ये फैक्ट तो हमेशा सेम रहेगा, सर पहला प्राइम मिनिस्टर आफ्टर गेटिंग इंडिपेंडेंस कौन था, ये थोड़ी चेंज हो जाएगा। तो ये हिस्टोरिकल फैक्ट। वैसे ही किन लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई थी, कौन सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम थे, वो तो और इस फैक्ट हमेशा के लिए सेम होगा। उसको अगर आप चेंज करेंगे तो बताया था ना, उसमें सब्सक्राइबर्स बाद में अपने शेयर बेच दें, वो कंपनी के मेंबर नहीं रहे, कोई और मेंबर बन जाए उनकी जगह, चलेगा, उसका इफेक्ट कंपनी के रजिस्टर और मेंबर में आएगा। लेकिन हम मेमोरेंडम का सब्सक्रिप्शन एसओ क्लॉज ऑल्टर नहीं करते। मेमोरेंडम का सब्सक्रिप्शन एसओ क्लॉज ऑल्टर नहीं करते। इज दैट क्लियर एवरीवन? इज दैट क्लियर? बेटा तो अभी एक एक करके हम सारे क्लॉज के बारे में बात करें। एक मिनट रुकिएगा। नाउ अब एक एक करके हम लेते हैं। सबसे पहले ऑल्टरेशन ऑफ नेम क्लॉज। इन दिस रिगार्ड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13, मैंने बताया साहब नेम क्लॉज में कंपनी का नाम होता है। तो जब भी कोई कंपनी अगर अपना नाम बदलना चाहती है, मैंने बताया एक्चुअली मेमोरेंडम ऑल्टर करने का, तो मेमोरेंडम के जो अलग अलग क्लॉजेस के अंदर जो कंटेंट्स है उसमें अगर हमको चेंज करना चाहेंगे तो उसका इंपैक्ट मेमोरेंडम के पर्टिकुलर क्लॉज पे आएगा, तो उसको हमें ऑल्टर करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप कंपनी का नाम बदल दोगे, आप नेम क्लॉज को नहीं ऑल्टर करोगे, कैसे चलेगा? नाम वहां से पता लग रहा है। तो उसके लिए सेक्शन 13 के अकॉर्डिंगली मैंने बताया था, एक तो फॉर ऑल्टरेशन ऑफ नेम और नेम ऑफ द कंपनी, उसका इंपैक्ट होगा, आपको नेम क्लॉज में ऑल्टर करना पड़ेगा। शेयरहोल्डर की अप्रूवल जो एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पावर डेलीगेट करेगी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। लेकिन एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि अगर एक कंपनी अपना नाम सिर्फ इतना ही बदल रही है जिसमें आपको नाम में या तो प्राइवेट वर्ड ऐड करे या प्राइवेट वर्ड डिलीट करे, नथिंग मोर देन दैट। और वो बताया था कन्वर्जन होगा। अगर एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो गई तो क्या नाम, जैसे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, अगर उसको पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या एबीसी लिमिटेड हो जाएगी, प्राइवेट वर्ड डिलीट करना पड़ेगा। ऐसे मान लिया कंपनी XYZ लिमिटेड पब्लिक कंपनी, उसको प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो उसका नाम XYZ प्राइवेट लिमिटेड हो जाएगा। तो यू नो दैट सेक्शन 4 के अकॉर्डिंगली द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, द नेम ऑफ एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जब कन्वर्जेंस करते हैं तो उसमें इंपैक्ट होता है कि नाम में या तो प्राइवेट वर्ड, तो देखा जाए सही माने हमको नाम थोड़ी बदल रहे हैं, वी आर डूइंग द कन्वर्जन ऑफ द कंपनी फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट और प्राइवेट टू पब्लिक। उसका कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट है कि नाम में प्राइवेट वर्ड या तो डिलीट हो रहा है या ऐड हो रहा है, ठीक है। तो लॉ बोलता है वो प्रॉपर चेंज ऑफ नेम है नहीं, प्रॉपर चेंज ऑफ नेम है नहीं, तो उस केस में फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए, खाली एसआर से काम चल जाएगा, खाली एसआर से काम चल जाएगा एंड उस केस में। लेकिन अगर आप प्रॉपर चेंज ऑफ नेम कर रहे हैं, तो प्रॉपर चेंज ऑफ नेम कर रहे हैं, जैसे आप एबीसी लिमिटेड से XYZ लिमिटेड कर रहे हैं या एबीसी लिमिटेड से XYZ प्राइवेट लिमिटेड कर रहे हैं, मतलब दोनों चीज कर रहे हैं आप, कन्वर्जन में भी कर रहे हैं पब्लिक टू प्राइवेट और साथ में प्रॉपर चेंज ऑफ नेम या खाली प्रॉपर चेंज ऑफ नेम, तो उस केस वैसे ही मैंने बताया ना लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड तो एक सिंबॉलिक चीज है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, जिससे पता लगता है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। नेम तो जैसे ना एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, नाम तो एबीसी है, हम बोले XYZ लिमिटेड तो XYZ नाम है, हम बोलते रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड तो नाम के रिलायंस इंडस्ट्री है, लिमिटेड वर्ड तो खाली ये बात सिग्निफाई करेगा ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये सुनो, इसका मतलब बेसिकली वो तो एक खाली उस पॉइंट विच अदर नाम तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, नाम तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ठीक है। तो उसी तरीके वो अगर आप खाली कन्वर्जेंस के समय प्राइवेट वर्ड ऐड डिलीट, तो प्रॉपर चेंज ऑफ नेम है ही नहीं वो, इट्स अ कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। लॉ बोलता है उस केस में उस तरह के नाम में जो चेंज होगा जिसमें सिर्फ प्राइवेट वर्ड ऐड या डिलीट करें, नथिंग मोर देन दैट, तो उसमें खाली एसआर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं चाहिए। कुछ कंडीशन थी कि एक कंपनी अगर प्रॉपर चेंज ऑफ नेम के लिए जाना चाहती है तो उसको ध्यान रखना है कि साहब उसके पहले ही से एनुअल अकाउंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल करने में डिफॉल्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, विद द आरओसी। यू नो दैट एवरी कंपनी हैज टू फाइल द एनुअल अकाउंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद आरओसी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम। ये सब आगे आप पढ़ेंगे, सेक्शन 137 में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एवरी कंपनी हैज टू फाइल द एनुअल रिटर्न विद द आरओसी विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, सेक्शन 92 में रिक्वायरमेंट है, भी आप आगे पढ़ेंगे। इसमें अगर डिफॉल्ट हो रखा है डिपॉजिट्स के रीपेमेंट में या डिबेंचर्स के रिडम्पशन में या उसके इंटरेस्ट पे करने में डिफॉल्ट होगा, जब तक ये डिफॉल्ट चल रहे हैं तब तक आप नाम नहीं बदल सकते। इन अदर वर्ड्स पहले डिफॉल्ट को रेक्टिफाई कीजिए, देन ओनली कंपनी कैन गो फॉर द चेंज। तो एक पहले बेसिक रिक्वायरमेंट चेक कर लो कि सर आपकी कंपनी के पार्ट पे डिफॉल्ट तो नहीं है। अगर ये डिफॉल्ट चल रहे हैं तो फर्स्ट रेक्टिफाई द डिफॉल्ट, देन ओनली यू कैन गो फॉर चेंज ऑफ नेम। चेंज ऑफ नेम के लिए जाना है तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स है। अच्छा, इसका मैंने एक ब्रीफ प्रोसीजर भी आपको बताया था कि सबसे पहले एक बोर्ड मीटिंग हुई जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिस्कस एंड अप्रूव द प्रपोजल कि हमें नाम बदलना है।
अच्छा, जो नया नाम रखना चाहते हैं क्या डायरेक्टली रख सकते हैं? नहीं, मैंने बताया था साहब नाम की बहुत सारी गाइडलाइंस है कि साहब जो नाम आपका है वो किसी दूसरी कंपनी के नाम से आइडेंटिकल या सिमिलर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट की ओपिनियन में वो अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, किसी के ट्रेडमार्क से मैच नहीं करना चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स आती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या आपको जो भी नाम प्रपोज किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, क्या उसके लिए एप्लीकेशन किसको लगेगी? एप्लीकेशन फॉर रिजर्वेशन नेम किसको लगेगी बताया था? किसको लगेगी? सीआरसी, सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के रजिस्ट्रार को। अच्छा, एप्लीकेशन किस फॉर्म में लगेगी? इन फॉर्म रन रिजर्व यूनिक नेम। बताया था फॉर्म का नाम क्या? रन रिजर्व यूनिक नेम। अच्छा, मैंने बताया था कंपनी इन कॉर्पोरेशन के समय जब हम रिजर्वेशन नेम के लिए अप्लाई करते क्या वहां पे फॉर्म स्पाइस प्लस यूज करते? क्या वहां स्पाइस प्लस का पार्ट यूज करते हैं? लेकिन कंपनी बनने के बाद कभी चेंज ऑफ नेम के लिए जा रहे हैं, वहां पे रिजर्वेशन नेम के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे स्पाइस प्लस नहीं यूज होता, क्या यूज होता? रन यूज होता है। अच्छा, फाइनली वो सारे क्राइटेरिया गाइडलाइंस अप्लाई करके ये अथॉरिटी चेक करेगी कि आपको नाम देना है नहीं देना। अगर वो देती है, क्या 60 डेज के लिए नाम रिजर्व होता है? ठीक है, लेकिन कंपनी इन कॉर्पोरेशन के समय क्या 20 डेज के लिए होता है, बताया था मैंने आपको। तो वहाँ फॉर्म स्पाइस प्लस के पार्ट ए में एप्लीकेशन लगाते हैं इन कॉर्पोरेशन में, और अगर नाम वहाँ पे मिल जाता है तो 20 डेज के लिए आपके लिए रिजर्व होता है। लेकिन कंपनी बनने के बाद अगर चेंज ऑफ नेम के समय आप अप्लाई करते हैं तो एक तो फॉर्म स्पाइस प्लस की जगह रन, और 20 डेज की जगह या 60 डेज के लिए नाम रिजर्व होता है। क्लियर? अच्छा, फिर बोर्ड मीटिंग दोबारा होगी जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल टेक नोट ऑफ कौन सा नाम आरओसी ने रिजर्व किया है। ठीक है, अब लीगल रिक्वायरमेंट क्या? उसके लिए शेयरहोल्डर की जनरल मीटिंग बुलाएंगे, एसआर पास कराएंगे। क्या इसका एमजीटी 14 फाइल होगा विद आरओसी? बताया था विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द एसआर की कॉपी फाइल करनी है। फिर एप्लीकेशन लगाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को, बताया था किस फॉर्म में? आईएनसी 24 में। और सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड अबाउट एवरीथिंग क्या वो अप्रूवल दे देगी। फिर बताया था गवर्नमेंट के ऑर्डर की कॉपी, जो अप्रूवल के ऑर्डर की कॉपी है वो ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल, ये सब विद इन 15 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ क्या आरओसी को फाइल करेंगे। और आरओसी क्या करेगा? विल इश्यू अ रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बताया था एक प्रिंसिपल मैंने कि व्हेनेवर देयर इज चेंज इन द नेम ऑफ अ कंपनी बिकॉज ऑफ एनी रीजन व्हाटसोएवर, द न्यू नेम बिकम्स इफेक्टिव ओनली आफ्टर द इश्यू ऑफ रिवाइज और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाय द आरओसी। जब तक ये आरओसी की तरफ से इश्यू नहीं होगा तब तक आपका नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, नया नाम इफेक्टिव नहीं होगा। तो लास्ट में आरओसी की तरफ से रिवाइज और फ्रेश सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन होगा एंड देयर बाय द न्यू नेम विल कम इनटू इफेक्ट। तो ये ब्रीफली प्रोसेस भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया। इसी के साथ हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था अलॉन्ग विद द चेंज ऑफ नेम, रेक्टिफिकेशन ऑफ नेम, जिसका सेक्शन 16 है। और ये और चेंज ऑफ नेम सिमिलर कंसेप्ट है लेकिन फर्क है दोनों में। तो पहले तो मैंने बताया दोनों में फर्क कैसे करेंगे, वेदर सेक्शन 13 विल अप्लाई और सेक्शन 16। देखिए, रेक्टिफिकेशन वर्ड से कुछ आइडिया, रेक्टिफाई किसको करते हैं? जहां कुछ गलती हो रखी है। तो मान ली किसी कंपनी के नाम में लीगल कोई एरर है, कोई ऐसी कंपनी है जिसका नाम किसी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से आइडेंटिकल है, सिमिलर है, या किसी के ट्रेडमार्क से मैच करता है जो कि होना नहीं चाहिए। अब बोले से ऐसे कैसे हो गया? गलती किससे नहीं होती? टू एयर इज द ह्यूमन। आरओसी ने गलती से वो नाम आपको, या सीआरसी ने वो नाम गलती से आपको अलाउ कर दिया, ठीक है, या किसी को पता नहीं चला कि आपने जो नाम रखा है वो किसी के ट्रेडमार्क से मैच करता है। टेक्निकली ऐसा अलाउड नहीं है बट गलती से ऐसा हो गया और आपकी कंपनी बन गई, या आपने कंपनी बनने का अपना नाम बदल के ऐसा नया नाम रख लिया जो किसी के एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मैच करता है, आइडेंटिकल है, सिमिलर है, या किसी के ट्रेडमार्क से मैच करता है। तो क्या टेक्निकली आपके नाम में कुछ गड़बड़ है? लॉ के अकॉर्डिंगली आपका नाम गलत है, ठीक है। डोंट यू थिंक दैट कंपनी नीड्स टू रेक्टिफाई इट्स नेम, इसलिए वर्ड लिखा रेक्टिफाई। तो सेक्शन 13 जो भी हमने पढ़ा, चेंज ऑफ नेम सेक्शन 13, एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, वो तब लगाते हैं जब आपकी कंपनी के नाम में कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है। आप वॉलेंटरली अपने रीजंस की वजह से कंपनी के मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं कि हमें नया नाम रखना है, बट अदरवाइज पुराने नाम में कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है, आप पुराने नाम से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। लॉ इज नॉट आस्किंग यू टू गो फॉर चेंज ऑफ नेम, यू आर डूइंग इट वॉलेंटरली फॉर योर ओन रिक्वायरमेंट। एज सच लॉ के हिसाब से आपके नाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सॉरी किसी कंपनी के नाम में अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजन ही प्रॉब्लम है, जैसे उसका नाम शुरू से जो कंपनी बनी किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से, या बाद में उसे नाम बदल के ऐसा नया नाम रखा जो कि किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम से मैच करता है, तो ऐसे केसेस में, या किसी के ट्रेडमार्क से, तो विल अप्लाई सेक्शन 16 रेक्टिफिकेशन नेम। इसमें दो केसेस दे रखे हैं। एक केस दे रखा है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को
यहाँ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के आरडी को डेलीगेटेड है। अगर ये पता लगता है एक पर्टिकुलर कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी की जो पहले से एग्जिस्ट करती थी उसके नाम से आइडेंटिकली सिमिलर है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल ऑर्डर द लेटर कंपनी जिसका नाम पहले वाली कंपनी से मैच करता है, तो जो जिस कंपनी का बाद में जो एग्जिस्टेंस में आई उसको ऑर्डर करेगा टू रेक्टिफाई इट्स नेम, एंड कंपनी विल हैव टू फॉलो द ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट। शेयर होल्डर की अप्रूवल लेके वे पासिंग द ओआर, शेयर होल्डर की अप्रूवल लेके वे पासिंग द ओआर, उस कंपनी को नाम रेक्टिफाई करने के लिए नया नाम ही रखना पड़ेगा। अगेन आपको एप्लीकेशन रन में लगानी पड़ेगी टू द सीआरसी एंड नया नाम एंड आपको नया उसके लिए शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए पासिंग द ओआर। ये केस 2 मैंने बताया था कि अगर मान लिया कोई प्रोप्राइटर है, रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ए ट्रेडमार्क, प्रोप्राइटर मींस ओनर, और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। एक्चुअली ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर कंसेप्ट है कि रजिस्ट्रेशन कराना चाहे कराइए नहीं कराना चाहिए, लेकिन इसी रजिस्टर्ड कोई रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क है और उसको पता लगता है कोई दूसरी कोई कंपनी है जिसका नाम उसके ट्रेडमार्क बता नाम में भी ट्रेडमार्क हो सकता है, तो उस कंपनी के नाम और आपका ट्रेडमार्क आइडेंटिकल सिमिलर है, या तो कंपनी शुरू से वैसे बनी या बाद में कंपनी ने अपना नाम बदल के ऐसा रखा जो आपके ट्रेडमार्क से मैच करता है, तो दैट रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क मैक्सिमम विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई विद नेम विच इज सिमिलर आइडेंटिकल विद ट्रेडमार्क, या कंपनी ने अगर नाम अपना बदला है और जो नया नाम है जो इसके ट्रेडमार्क से मैच करता है, तो जिस दिन कंपनी ने नाम बदला उससे 3 साल, और कंपनी इनकॉर्पोरेट शुरू से गड़बड़ हुई है तो इनकॉर्पोरेट 3 साल, तो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड जिसमें अप्लाई ये गवर्नमेंट को अप्लाई करेगा। अगेन गवर्नमेंट यहाँ आरडी को पावर डेलीगेटेड है, इस आप सो एंड सो कंपनी का नाम हमारे ट्रेडमार्क से मैच करता है, वो अभी कंपनी बनी है या उसने अपना नाम बदला है, तो अगर बनी है तो वहां से 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और अगर नाम बदला तो 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज ऑफ नेम, ही कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट, देन गवर्नमेंट विल ऑर्डर दैट कंपनी टू रेक्टिफाई इट्स नेम, एंड कंपनी विल हैव टू रेक्टिफाई within 3 months from the date of the order by passing the OR, within 3 months from the date of order, यहाँ भी 3 months है यहाँ भी 3, तो दो अलग अलग केस हो गए। एक तो गवर्नमेंट को अपने लेवल पे कहीं पता लग जाए किसी कंपनी का नाम आइडेंटिकल बट सिमिलर विद द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग कंपनी, तो कोई गवर्नमेंट को बोल लेना, गवर्नमेंट सुओ मोटो उस कंपनी को ऑर्डर कर सकती है। और एक है केस 2 में अगर कोई ट्रेडमार्क का ओनर वो अगर गवर्नमेंट को अप्लाई करे मैक्सिमम विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ चेंज ऑफ नेम एज द केस में भी, then government may order the company to rectify the name and company will have to follow the order of government within 3 months from the date of order by and उसके लिए shareholder की approval भी passing the OR। इसमें ये भी लिखा हुआ है अगर गवर्नमेंट के ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर, दोनों केस में केस 1 हो चाहे केस 2 है, दोनों में 3 months का टाइम है, अगर 3 महीने के अंदर कंपनी गवर्नमेंट के ऑर्डर के हिसाब से नाम रेक्टिफाई नहीं करती, मतलब नया नाम नहीं रखती, देन गवर्नमेंट लॉ बोलता है अपने आप गवर्नमेंट उसका नाम बदल देगी, और बदल क्या जाएगी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, उस कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, द नेम ऑफ द कंपनी विल बिकम ORDNC, एक तो ये आ जाएगा ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड, साथ में आपको ईयर जिस ईयर में कम ये ऑर्डर पास हुआ, फिर सीरियल नंबर जो भी नंबर ऑफ ऑर्डर है, और फिर कंपनी का सिन कॉर्पोरेट आई नंबर, यही कंपनी का ऑटोमेटिकली नाम बन जाएगा। अगर विद इन 3 months गवर्नमेंट ऑर्डर से कंपनी ने कंप्लाइन, दोनों ही केस में केस 1 एज वेल केस 2, तो ऑटोमेटिकली कंपनी का नाम क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ORDNC नाम में आ जाएगा, और ऑर्डर ऑफ रीजनल डायरेक्टर नॉट कंप्लाइड जिसका फुल फॉर्म है ईयर, जिस ईयर में ऑर्डर पास हुआ, सीरियल नंबर एंड कंपनी का सिन, एंड ये आपका हाँ अगर कंपनी सेक्शन अब ये अगर ये कॉन्सिक्वेंशियल इफेक्ट आ गए, अब कंपनी सेक्शन 16 के अकॉर्डिंगली नाम ऑल्टर नहीं कर सकती, अगर कंपनी ऑफ सेक्शन 13 को कंप्लाई करके अगर नाम ऑल्टर करती है, वही SR प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, ठीक है, तो फिर उस केस में आप कर सकते हैं, फिर ये आपको हट जाएगा, लेकिन जब तक नहीं करते आपका फिर नाम अपने आप ये चलता रहेगा। डोंट थिंक बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगा, आपकी कंपनी का नाम कैसा हो गया, तो जो एक कैसे डिटरेंट फैक्टर, एक डराने के लिए कि साहब आप ऑर्डर गवर्नमेंट के ऑर्डर को जरूर कंप्लाई करें, व्हेन द गवर्नमेंट इज ऑर्डरिंग यू फॉर रेक्टिफाइंग योर नेम एंड यू मस्ट कम, अदरवाइज योर नेम विल बिकम वेरी ऑकवर्ड, एंड दैट्स व्हाई इस तरह के प्रोविजन उन्होंने डाल दिया। एक होता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ नेम, मैंने बताया नाम जब बदलता है तो कंपनी वही है, कंपनी के सारे राइट्स ऑब्लिगेशन ड्यूटी सब कुछ सेम है, तो ओनली थिंग नेम हैज बीन चेंज, बता रहा खाली नाम,
और नया नाम कब इफेक्टिव होता है? जब आरओसी की तरफ से रिवाइज या फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू हो जाता है, तब जाके नया नाम इफेक्टिव होता है। इट मीन्स जब तक वो इशू नहीं होता, और जब नया नाम इफेक्टिव हो जाए उसके बाद अगर कंपनी कोई नए काम कर शुरुआत करती है, कमेंस करती है, कंटिन्यू नहीं कमेंस, तो नए नाम से करने चाहिए। लेकिन जो काम पुराने नाम से चल रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू, मतलब वर्ड कंटिन्यू, वो पुराने नाम से चलते रहेंगे, जैसे पुराने कॉन्ट्रैक्ट हो रखे हैं, केस कोर्ट में चल रहे हैं, पुराने नाम चलने दीजिए, उसमें बदलने की जरूरत नहीं है। कंपनी तो वही है ना, कंपनी थोड़ी बदल गई, ठीक है, ओनली द नेम है भी। हाँ, एक बार नया नाम इफेक्टिव हो जाए उसके बाद कोई नया काम हम कमेंस करते हैं, आई एम सेइंग यूजिंग द वर्ड कमेंस, स्टार्ट करते हैं, तो वो नए नाम में कीजिए, ठीक है। और एक चीज और मैंने बताया था, कुछ साल तक कंपनी क्या करती है, अपने डॉक्यूमेंट में हर जगह नया नाम जब इफेक्टिव हो गया तो नया नाम लिखती है जो नए डॉक्यूमेंट बनाएगी, और ब्रैकेट में ये लिखती है फॉर्मरली नोन एज ओल्ड नेम में, जिससे कि पता लग जाए कि ये वही कंपनी है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे, एंड उसका नाम बदल के अब नया नाम हो गया। सो ये आपका पूरा आपका दैट इज चेंज ऑफ नेम। फिर आपका था चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। इसमें मैंने बताया था कि साहब सेक्शन 13 में तो ऑल्टरेशन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सेक्शन 12 में कुछ चीजें रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में दे रखा है कि हर एक कंपनी को विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अपना रजिस्टर्ड ऑफिस जरूर सेटअप करना, जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन उसकी इंटीमेशन भी आरओसी को देनी बाय फाइलिंग विच फ्रॉम आईएनसी 22। तो कंपनी बनते ही आपको विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी मस्ट सेटअप इस रजिस्टर्ड ऑफिस। बता दो हर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस मैंडेटरी है, ब्रांच ऑफिस हो ना हो दादी आपकी चॉइस है, एक रजिस्टर्ड ऑफिस मैंडेटरी है। उसके अलावा जितने ऑफिस सेटअप करेंगे, चाहे इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑब्वियसली इंडिया में होगा, वो आपको ब्रांच ऑफिस है इंडिया में हो सकता है इंडिया के बाहर, एंड वो आपकी मर्जी है, लेकिन रजिस्टर्ड ऑफिस मैंडेटरी हर कंपनी का, एंड वो कितने दिन में, मैक्सिमम विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेटअप हो जाना चाहिए, एंड उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स, उसका एड्रेस वगैरह आरओसी को फाइल करना है, ये भी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, किस फॉर्म में, आईएनसी 22। मतलब 30 डेज के अंदर सेटअप करके उसकी इंटीमेशन भी आरओसी को देनी है बाय फाइलिंग द फॉर्म आईएनसी 22। अच्छा, ये एक तो स्टार्टिंग में करना है, पहली बार आप सेटअप करेंगे। उसके बाद फ्यूचर में सेक्शन 12 यही बोलता है जब भी आप अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करेंगे तो क्या नया एड्रेस भी आरओसी को इंटीमेट करेंगे। जब भी आप चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस करेंगे, अपना शिफ्ट कर रजिस्टर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या नया कोई आरओसी के रिकॉर्ड में तो पुराना एड्रेस है, तो उसमें भी आपको जिस दिन आपने चेंज किया उससे आईएनसी 22 फाइल करके विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज न्यू एड्रेस हैज टू बी इंटीमेटेड टू द आरओसी, न्यू एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस अगेन। और मैंने बताया 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, डेट ऑफ चेंज का मतलब होता था जिस दिन लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, डेट ऑफ चेंज का था डेट ऑन विद द लीगल, मतलब उस तरह के शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के लिए लॉ में जो भी लीगल रिक्वायरमेंट जिस दिन पूरी हो रही है उस डेट को बोलेंगे डेट ऑफ चेंज। उससे 30 डेज के अंदर आईएनसी 22 फाइल करके आपको आरओसी को नया एड्रेस इंटीमेट करना है। तो ये तो कुछ बेसिक बात है। फिर मैंने बताया था कि साहब शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस के 4 केस हैं और चारों केस में अलग अलग प्रोविजन, लेकिन इम्पैक्ट ऑन मेमोरेंडम सिर्फ लास्ट केस में होता है जब कंपनी शिफ्ट रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, क्योंकि बताता कि मेमोरेंडम के सिचुएशन क्लॉज में सिर्फ स्टेट का नाम होता है कि किस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। तो जब तक आप स्टेट विद इन द सेम स्टेट जहां पे आपका पहले से रजिस्टर्ड ऑफिस है, अगर आप कुछ भी शिफ्टिंग करते रहें तो मेमोरेंडम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि मेमोरेंडम में पूरा एड्रेस नहीं होता, ओनली द नेम ऑफ द स्टेट सिचुएशन क्लॉज में। लेकिन अगर एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड शिफ्ट करे फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट तो ऑब्वियसली इट विल इंपैक्ट द मेमोरेंडम, तब मेमोरेंडम ऑल्टर होगा। तो वो वाला केस सेक्शन 13 से गवर्न होगा। तो मेमोरेंडम ऑल्टर पता ना, मेमोरेंडम ऑल्टर का जनरल सेक्शन 13। लेकिन उसके अलावा जो पहले 3 केस है, टोटल 4 केस हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग के, पहले जो 3 केस है इसमें मेमोरेंडम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। शिफ्टिंग और रजिस्टर्ड ऑफिस है, मेमोरेंडम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, एंड उससे रिलेटेड आपको प्रोविजन सेक्शन 12 में दे रखे। कहां दे रखे? सेक्शन 12 में, फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन प्लेस, बट उसमें मेमोरेंडम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो कौन कौन से केसेस से आपके मेथड्स ऑफ शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। पहला केस क्या था? शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद इन द सेम सिटी, टाउन और विलेज वेयर द रजिस्टर ऑफ द कंपनी इज सिचुएटेड। मतलब जिस सिटी में आपका रजिस्टर पहले से है, जिस टाउन में, उसी सिटी में, उसी टाउन में एक जगह से दूसरी जगह,
इवन सिटी टाउन ही चेंज नहीं हो रहा था, स्टेट कहाँ चेंज हो जाएगा। एंड सेक्शन 12 बोलता है फॉर दिस काइंड ऑफ शिफ्टिंग ओनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूवल इज रिक्वायर्ड बाय पासिंग द बोर्ड रेजोल्यूशन। एंड अब कुछ नहीं बोल रहे हैं कि बोर्ड रेजोल्यूशन, तो इसका रेजोल्यूशन में सिंपल मेजोरिटी बताया था मैंने आपको। एंड जिस दिन ये बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुआ, क्या उस दिन लीगल रिक्वायरमेंट पूरी हो, खाली यही लीगल रिक्वायरमेंट है, क्या उसके 30 डेज के अंदर आरओसी को इंटीमेशन जाए किस फॉर्म में, आईएनसी 22 में, किस हमारा ये नया एड्रेस है रजिस्टर्ड ऑफिस का। सेकेंड केस था आपका शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी फ्रॉम वन सिटी टाउन और विलेज, एक सिटी टाउन विलेज टू द अनदर सिटी टाउन और विलेज विद इन द सेम स्टेट। मतलब एक सिटी टाउन और विलेज से दूसरे सिटी टाउन और विलेज में स्टेट सेम है, स्टेट नहीं बदल रहा। एंड देयर इज नो चेंज इन आरओसी, मतलब कंपनी पहले जिस आरओसी के जुरिस्डिक्शन में फॉल करती थी, शिफ्टिंग के बाद भी आप सेम आरओसी के जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहे हैं। दैट इज द सेकंड केस। इस कॉन्टेक्स्ट में सेक्शन 12 क्या बोलता है कि साहब इसके लिए शोल्डर की अप्रूवल चाहिए पासिंग द एसआर। तो पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोजल को अप्रूव करेंगे, बीइंग द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। बताया था हर मैटर पहले बोर्ड के पास जाता है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शोल्डर्स बाय पासिंग द, फिर जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी, फिर एसआर पास होगा और इसका एमजेटी 14 अकॉर्डिंग टू सेक्शन 117। अच्छा, जैसे एसआर पास हो गया, लीगल रिक्वायरमेंट पूरी होगी, तो उससे 30 डेज के अंदर आईएनसी 22 फाइल करेंगे इंटीमेटिंग द न्यू एड्रेस, और एमजेटी 14 अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट सेक्शन 117 रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन रेजोल्यूशन। और एक पॉइंट मैंने आपको बताया था कि पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। अब मैंने बताया कि पोस्टल बैलेट के अंदर आपको जनरल मीटिंग ना होगी, उस मैटर से रिलेटेड पेपर सारे शोल्डर को भेज दिए जाते हैं और सारे शोल्डर अपनी अपनी जगह से डिसाइड करते हैं वो इसके फेवर में या अगेंस्ट में। एंड वो फेवर में तो फेवर वोट कंपनी को वापस भेजते हैं बैलेट पेपर, फिर कंपनी चेक करती है कितने फेवर में कितने अगेंस्ट में, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड हुआ रेजोल्यूशन पास होने। एंड दैट इज मोर इफेक्टिव मेथड देन द रेजोल्यूशन पास एट जनरल मीटिंग, क्योंकि जनरल मीटिंग में लोग आ ही नहीं पाते, तो अटेंडेंस इज वेरी पुअर। और बताता है रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, प्रेजेंट इन वोटिंग, जो प्रेजेंट ही नहीं लोग, इतने कम लोग आ रहे हैं, बताता है स्पेशली बड़ी कंपनी में जहाँ नंबर ऑफ शोल्डर बहुत है। तो उसमें कंसेप्ट मैंने बताया था, आगे आप पढ़ोगे सेक्शन 110 आप पढ़ोगे जनरल मीटिंग टॉपिक में, उसको बोलते हैं रेजोल्यूशन पासिंग और रेजोल्यूशन बाय पोस्टल बैलेट। एंड उसमें लिखा होगा कि जो पब्लिक कंपनी है, सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए कंसेप्ट है जिसके नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 200 है। खाली पब्लिक कंपनी कैसी पब्लिक जिसके मेंबर्स 200 से ज्यादा है, 200 नहीं 200 से ज्यादा है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स ज्यादा है, ऐसी पब्लिक कंपनी में सर्टेन रेजोल्यूशन पास करने के लिए, सर्टेन मैटर्स के लिए शोल्डर की अप्रूवल जनरल मीटिंग में नहीं ली जाएगी बाय पोस्टल बैलेट। तो उसमें से लिस्ट में जो सेक्शन 110 रेड विद द रूल्स, उसमें एक पॉइंट ये भी दे रखा है, अगर एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इस तरीके शिफ्ट करे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सॉरी वन सिटी टू अनदर सिटी विद इन द सेम स्टेट, देयर इज नो चेंज इन आरओसी, और अगर वो कंपनी पब्लिक कंपनी हैविंग द नंबर ऑफ मेंबर्स मोर देन 200, तो ये सार जनरल मीटिंग में ना पास हो गए, इट विल पास बाय पोस्टल बैलेट, इट विल पास बाय पोस्टल बैलेट। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने बताया था आपको, ठीक है, ये जनरल मीटिंग में नहीं पास हो गए, पोस्टल बैलेट से पास होगा। तो दैट वाज सेकंड केस। थर्ड केस क्या था आपका, मैंने बताया सेकंड और थर्ड सिमिलर केसेस हैं। यहां पे शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन सिटी टाउन ऑफ विलेज टू द अनदर सिटी टाउन ऑफ विलेज विद इन द सेम स्टेट एंड देयर इज अ चेंज इन द आरओसी। अगेन एक सिटी से दूसरी सिटी में जा रहे हैं और सेम स्टेट के अंदर, लेकिन आरओसी बदल रहा है। सेकंड केस में आरओसी नहीं बदल रहा था। अतः ये तभी पॉसिबल है जब उस स्टेट के अंदर एक से ज्यादा आरओसी है। अब मैंने बताया था इंडिया में ऐसे 2 स्टेट है, जनरली हर एक स्टेट का अलग अलग आरओसी है लेकिन मैंने बताया था एक्सेप्शन दोनों तरीके से हैं कि साहब एक कई जगह ऐसा भी है कि जब छोटे छोटे कई सारे स्टेट्स है कॉमन आरओसी। फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए, नॉर्थ ईस्ट में आपको छोटे छोटे कई सारे स्टेट्स हैं, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, उनका कॉमन आरओसी है। दिल्ली हरियाणा स्टेट वाइज, दिल्ली इज स्मॉल स्टेट, हरियाणा इज स्मॉल स्टेट, उनका कॉमन आरओसी है, ठीक है। और उल्टा भी जहां एक ही स्टेट में एक से ज्यादा आरओसी है, तो थर्ड केस तभी पॉसिबल है जब एक स्टेट में एक से ज्यादा आरओसी है। वो कौन से स्टेट्स हैं, एक महाराष्ट्र और एक तमिलनाडु। महाराष्ट्र में दो ऑफिस है, उनके ऑफिस कहां पे हैं, एक मुंबई और एक पुणे। तमिलनाडु में चेन्नई एंड कोयम्बटूर। तो बताया था साहब, क्योंकि ये ऐसे 2 स्टेट्स हैं इंडिया में जिनमें एक से ज्यादा आरओसी हैं एंड दोनों में 2-2 आरओसी है। महाराष्ट्र में मुंबई में एक आरओसी का ऑफिस है, एक दूसरा पुणे में, तमिलनाडु में एक चेन्नई में और एक कोयम्बटूर में, ठीक है। ये आपकी ऑफिसेस ऑफ द आरओसी हैं एट डिफरेंट लोकेशन नाउ, एंड मतलब एक ही स्टेट में एक से ज्यादा आरओसी है। इसका था अगर इन स्टेट में ऐसा पॉसिबल है कि एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करे फ्रॉम वन सिटी और टाउन और विलेज टू द अनदर सिटी टाउन विद इन द सेम स्टेट, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में, तमिलनाडु के तमिलनाडु के,
और आरओसी बदल जाए, हो सकता है पहले आप मुंबई आरओसी के जुरिस्डिक्शन में आते थे, आप पुणे के, या पहले चेन्नई आरओसी के आते थे, आप कोयम्बटूर, तो क्या उस केस में थर्ड केस लगेगा? एंड ऐसे केस में मैंने बताया था कि सेक्शन 12 बोलता है फॉर दिस काइंड ऑफ शिफ्टिंग और रजिस्टर्ड ऑफिस, सॉरी, सेक्शन 12 सेज दैट एस्टार प्लस आरडी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, आरडी कंफर्मेशन, रीजनल डायरेक्टर, एसआर के साथ साथ आरडी कंफर्मेशन भी चाहिए। मैंने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि सब महाराष्ट्र, ये थर्ड केस सिर्फ महाराष्ट्र तमिलनाडु, इसके अलावा किसी और स्टेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र तमिलनाडु में सेकंड केस भी लग सकता है। महाराष्ट्र तमिलनाडु में सेकंड केस भी पॉसिबल है, थर्ड भी। कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि साहब महाराष्ट्र में ही एक कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट कर रही है विद इन महाराष्ट्र, लेकिन पहले वाला सिटी भी मुंबई आरओसी के अंडर आ रहा था, दूसरा वाला सिटी भी मुंबई आरओसी के अंडर आ रहा है, तो क्या फिर सेकंड केस लग जाएगा? ठीक है, ओनली एसआर। लेकिन अगर आरओसी बदल रहा है तो उस केस में एसआर के साथ आरडी अप्रूवल भी। इसका मतलब मुंबई, महाराष्ट्र और तमिलनाडु केस में सेकंड केस भी पॉसिबल है, थर्ड भी, लेकिन अदर देन दीज टू स्टेट्स, बाकी स्टेट्स में थर्ड केस पॉसिबल नहीं है, ओनली द सेकंड केस। मतलब सेकंड और थर्ड को हम कंपेयर करेंगे, सिमिलर से केसेस हैं। ठीक है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है। इसमें मैंने बताया था कि पहले कोई अपनी पूरी बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिस्कस द अप्रूवल ऑफ शिफ्टिंग द रजिस्टर्ड ऑफिस, फिर शेयरहोल्डर की जनरल मीटिंग बुलाएंगे, एसआर पास होगा, इसका MGT 14 फाइल होगा, फिर एप्लीकेशन लगेगी टू द आरडी। ठीक है, आरडी को एप्लीकेशन लगी, उसके 15 दिन के अंदर आरडी आपको डिसाइड कर देगा कि साहब उसे कंफर्मेशन देने की। उसके 30 डेज के अंदर आरडी के ऑर्डर की कॉपी हम आरओसी को फाइल करेंगे, एंड उसके 30 डेज के अंदर आरओसी विल रजिस्टर, अपने रिकॉर्ड में उसको रजिस्टर कर लेगा कि साहब आपने जो चेंजेस किए वी हैव टेकन इट ऑन आवर रिकॉर्ड। ठीक है, 15 + 30 + 30, 15 + 30 + 30। ठीक है, और INC 22 फाइल करेंगे। ठीक है, दोनों आरओसी को, पहले जिस आरओसी के अंडर थे अब दूसरे आरओसी, दोनों आरओसी को INC 22 दे बाय इंटीमेटिंग द न्यू एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। सो ये आपका थर्ड केस था, एंड जहां पे यूनिक केस है, दैट इज ओनली पॉसिबल इन द केस ऑफ महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। लेकिन मैंने बताया था ना सब महाराष्ट्र तमिलनाडु में सेकंड केस भी पॉसिबल हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अदर स्टेट्स में थर्ड केस नहीं लगेगा, लेकिन महाराष्ट्र तमिलनाडु में थर्ड के अलावा सेकंड भी लग सकता है, देखना पड़ेगा केस टू केस। लास्ट, अच्छा इस समय अभी तक स्टेट नहीं चेंज हुआ ना, पहले केस में ना दूसरे केस में तीसरे केस में, सेक्शन 12 में प्रोविजन दे रखे थे, एंड इनमें किसी में मेमोरेंडम ऑल्टर नहीं हो रहा है। जो लास्ट केस है, शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, इस कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि यहां मेमोरेंडम में इंपैक्ट आएगा, तो सेक्शन 13 बोलता है एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर आरडी को डेलीगेट कर रखी है। कई बच्चे इसमें कंफ्यूज आते हैं कि सर थर्ड केस में भी तो एसआर प्लस आरडी अप्रूवल था, यहां भी वही है, लेकिन फर्क है। थर्ड केस में एसआर प्लस आरडी था तो वो आरडी की ही पावर थी, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर आरडी को डेलीगेट नहीं की, वहां पावर ही रीजनल डायरेक्टर की है। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट इस कॉन्टेक्स्ट में पावर डेलीगेट करेगी टू द रीजनल डायरेक्टर। इट मींस जब आरडी यहाँ पे अप्रूवल देगा तो क्या वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, फर्क है। और थर्ड केस में आरडी की खुद की पावर है, जो अभी महाराष्ट्र तमिलनाडु कॉन्टेक्स्ट बात किया, वहां पे कोई डेलीगेट नहीं की गवर्नमेंट ने वो पावर। इसमें मैंने सीधा लिखा था एसआर प्लस आरडी अप्रूवल, यहाँ क्या लिखा मैंने एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर डेलीगेट करी टू द रीजनल, दोनों में फर्क है। ठीक है, एंड ये लीगल रिक्वायरमेंट है। अगेन क्या यहाँ पे अगर जब करोगे तो स्टेट चेंज हो गई, और स्टेट चेंज होगा तो क्या मेमोरेंडम पे इंपैक्ट आएगा, इस केस ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम से केस ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम। नाउ पहले वही बोर्ड मीटिंग होगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिस्कस अप्रूव द प्रपोजल, इन ऑर्डर टू गेट इट अप्रूव बाय शेयरहोल्डर जनरल मीटिंग बुलवा जाएगा, एसआर पास होगा। क्या विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग द एसआर MGT 14 फाइल होगा विद आरओसी। ठीक है, और एसआर की कॉपी अटैच करके। ठीक है, आप गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लगाएंगे। अच्छा, गवर्नमेंट अप्रूवल यहाँ पे आपको 60 डेज में आपको डिसाइड करती है गवर्नमेंट कि अप्रूवल देनी है नहीं देनी। अच्छा, गवर्नमेंट अप्रूवल देते समय क्या ये सारी चीज चेक करेगी साहब आपके इस शिफ्टिंग से कंपनी के क्रेडिटर्स या और भी कोई लोग के राइट्स पे कोई बैड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, या तो आपने उनकी कंसेंट दी है, या उनके फेवर में आपने सिक्योरिटी क्रिएट की है, या मैंने बताया था उनके आपने मतलब रीपेमेंट कर दिया, या उनके लिए कुछ आपको गारंटी वगैरह प्रोवाइड कर दी कि आपको अमाउंट पे होगा या कोई डिफॉल्ट नहीं हो, समथिंग लाइक दैट। गवर्नमेंट ये सारी बातों को कंसीडर करते हुए फिर आपको फाइनल डिसाइड करेगी अप्रूवल देने कितने दिन में, 60 डेज। फिर उसके नेक्स्ट 30 डेज में गवर्नमेंट की ऑर्डर की कॉपी
साथ में ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, क्योंकि मेमोरेंडम ऑल्टर हो रहा है, आरओसी को फाइल करेंगे, दोनों आरओसी को, और उसके 30 डेज के अंदर आपको आरओसी रजिस्टर करके सर्टिफिकेट इशू कर देगा कि साहब आपने जो चेंज किया उसको हमने अपने रिकॉर्ड में रजिस्टर कर लिया। तो 60 + 30 + 30, थर्ड केस में क्या था 15 + 30 + 30, ठीक है। नाउ अच्छा, इस केस में मैंने बताया था जिस आरओसी के, और एक INC 22 भी दोनों आरओसी को फाइल होगा जब इंटीमेटिंग द न्यू एड्रेस और रजिस्टर्ड ऑफिस। और मैंने एक पॉइंट बताया था कि साहब जिस आरओसी के जुरिस्डिक्शन में हम गए हैं, क्या वो रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ आरओ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा? कि उसका रीजन मैंने बताया था कि साहब जब स्टेट चेंज हो गया आपका, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में एक आपको सिन होता है, कॉर्पोरेट आईडी नंबर, पता था ये मेंशन होता है, और सिन के अंदर आपको स्टेट का कोड भी होता है। इन सिन लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर एंड वन ऑफ द थिंग इज स्टेट कोड। जब आपका स्टेट, उस स्टेट का कोड होता है जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है, जब स्टेट बदल गया रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो ऑब्वियसली क्या उसका सिन भी बदलेगा, और सिन कहाँ लिखा होता है? सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन में। तो इसलिए आपको रिवाइज सर्टिफिकेट, क्योंकि अब मैंने बताया ना सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन रिवाइज का होता है जब नाम बदलते हैं, तो आप बोलें सर इस केस में क्यों आ गया? तो ये इसका रीजन मैंने बताया कि यहाँ पे स्टेट बदल रहा है आपका, और स्टेट का कोड, हर एक स्टेट का अलग अलग कोड है, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ द सिन, एंड सिन इज मेंशन इन सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन। तो सिंस आपका स्टेट बदल रहा है, इसलिए जो नया आरओसी जिसके अंदर आप जा रहे हैं, इट विल इशू अ रिवाइज सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिसमें सिन नया आ जाएगा आपको, जिसमें स्टेट कोड बदल जाएगा आपका, एंड जिस स्टेट में आप शिफ्ट हुए हैं एंड रजिस्टर्ड ऑफिस, उसका स्टेट कोड आ जाएगा इन द सिन, एंड सिन इज अ पार्ट ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसलिए रिवाइज इशू होगा। फिर मैंने इसके अंदर आपको बताया था कि साहब कोई स्टेट गवर्नमेंट शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस को अपोज कर सकती है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एरियर्स ऑफ पास्ट रेवेन्यू। एक कंपनी का आज तक जो रेवेन्यू बनता था, जो टैक्सेस बनते थे जो हमें पे करने हैं, वो पहले क्लियर करिए, उसके बाद शिफ्ट कर लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस ग्राउंड पे कि साहब आप हमारे यहाँ रहते तो फ्यूचर में आप हमें और टैक्सेस पे करते, हमें और रेवेन्यू मिलता, उस ग्राउंड में मतलब लॉस ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू, उस ग्राउंड पे स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट oppose the shifting of registered office of a company from one state to another. However, it can oppose on the grounds of areas of past revenue, कि साहब past revenue के जो area वो पहले क्लियर कीजिए, then you can shift, लेकिन not on the ground of loss of future revenue, उस पर आप अपोज नहीं कर सकते। इसके साथ आपका शिफ्टिंग और रजिस्टर्ड ऑफिस सारे केसेस मैंने आपको रिकैप करा दिए। देन ऑल्टरेशन ऑब्जेक्ट लॉ, जिसमें कुछ खास नहीं है, इसमें सेक्शन 13 से एप्लीकेबल था, ओनली एसआर इज रिक्वायर्ड। तो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल डिस्कस अप्रूव द प्रपोजल, देन दे कॉल अ जनरल मीटिंग, एसआर पास होगा, इसका एमजीटी 14। अच्छा, यहाँ एसआर की कॉपी जो फाइल होगी एमजीटी 14, उसके साथ ऑल्टर्ड कॉपी ऑफ मेमोरेंडम आर्टिकल भी फाइल होगी। तो मेमोरेंडम एसआर साहब अब मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर कर रहे हैं, मेमोरेंडम ऑल्टर कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑल्टर कर रहे हैं, वो भी अटैच होगा एमजीटी 14 का एसआर की कॉपी साथ ऑल्टर्ड कॉपी में। और जिस दिन आप फाइल 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग दिस, उसके 30 डेज के अंदर आरओसी की तरफ से एक आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आ जाएगी, आपने जो चेंजेस किए हैं ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसको हमने रजिस्टर कर लिया। तो यही आपको ऑल्टरेशन ऑब्जेक्ट क्लॉज में कुछ खास नहीं है आपको सेक्शन 13। इसके साथ आपको देखा ऑल्टरेशन ऑफ लाइबिलिटी क्लॉज। मैंने बताया था कि साहब लाइबिलिटी क्लॉज वैसे डायरेक्टली ऑल्टर नहीं होता, लेकिन अगर आप मान लिया आप किसी लिमिटेड कंपनी को अनलिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं, या अनलिमिटेड को लिमिटेड में, या लिमिटेड बाय शेयर को लिमिटेड बाय गारंटी में, तो क्या ऐसे केस में मेंबर्स की लायबिलिटी पे चेंज आ रहा है? और मेंबर्स की लायबिलिटी कहां लिखी होती है? इन द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। तो इट मींस व्हेन वी आर कन्वर्टिंग a limited company into an unlimited company, or unlimited company into a limited company, or limited by share into limited by guarantee, or vice versa whatever, तो उस केस में मेंबर कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी पे चेंज आ रहा है, और मेंबर्स की लायबिलिटी कहाँ लिखी होती है? इन द लायबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। तो इसका इंपैक्ट कंपनी के मेमोरेंडम के लायबिलिटी क्लॉज पे आएगा, यस। और सेक्शन 18 बोलता है कि साहब इस तरीके से आप कन्वर्जन करेंगे फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, उसके लिए आपको सुटेबल चेंजेस करने पड़ेंगे मेमोरेंडम आर्टिकल में। और मेमोरेंडम को ऑल्टर करने के लिए जनरल रिक्वायरमेंट के एसआर, और आर्टिकल्स को भी जनरल रिक्वायरमेंट सेक्शन 14, ये सेक्शन 13, ये सेक्शन 14 एसआर, इसका था आपको वो सब पास करके आप अगर कन्वर्जन कर रहे हैं फ्रॉम लिमिटेड टू अनलिमिटेड, या अनलिमिटेड टू लिमिटेड, या लिमिटेड बाय शेयर टू लिमिटेड बाय गारंटी, और वाइस वर्सा, तो ऑब्वियसली आप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18 मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर करके कर सकते हो। मेमोरेंडम आर्टिकल ऑल्टर करने की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में मेमोरेंडम का लायबिलिटी क्लॉज पे इम्पैक्ट आ जाएगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट केस, ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज।
मैंने बताया था सर इसका अलग से सेक्शन है, सेक्शन 61, एंड सेक्शन 61 इट प्रोवाइड्स दैट अगर कोई लिमिटेड कंपनी है जिसकी शेयर कैपिटल हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो इसमें लिमिटेड बाय शेयर भी आ जाएगी एंड लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल दोनों आ जाएगी। लिमिटेड कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल है तो लिमिटेड बाय शेयर भी आ जाएगी और लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। हाँ, वो नहीं आएगी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, उस शेयर कैपिटल नहीं तो कैपिटल को कैसे ऑल्टर करोगे, या अनलिमिटेड कंपनी भी नहीं आएगी, उनको ऑल्टर करना है। अनलिमिटेड कंपनी जिसके शेयर कैपिटल को ऑल्टर करना है तो एज पर आर्टिकल्स कंपनी एक्ट सेक्शन 61 से रेगुलेट नहीं होता। ये तो जिसकी शेयर कैपिटल ही नहीं है तो उसका कैपिटल क्लॉज ही नहीं होगा, कैपिटल क्लॉज ही नहीं तो ऑल्टर क्या करोगे। लेकिन अगर अनलिमिटेड कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल है तो उसको अगर ऑल्टर करना है तो उस केस में इट विल बी गवर्न बाय आर्टिकल्स, कंपनी जेकर सेक्शन 61 नहीं अप्लाई होगा। कब अप्लाई होगा, अगर आप लिमिटेड कंपनी आपकी शेयर कैपिटल मतलब लिमिटेड बाय शेयर या लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल। सेक्शन 61 बोलता है आर्टिकल्स ऑल्टर करने के लिए, सॉरी कैपिटल क्लॉज को ऑल्टर करने के लिए एक तो आर्टिकल्स में अथॉरिटी चाहिए, अथॉरिटी इन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एक, दूसरा शेयरहोल्डर की अप्रूवल चाहिए पासिंग ओआर, बता था दिस इज द ओनली क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम व्हिच कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग ओआर, इसलिए अलग ही सेक्शन बना रखा है। बाकी देख लो सभी में आपको नेम में एसआर प्लस गवर्नमेंट अप्रूवल। सिचुएशन क्लॉज के अंदर अगर आप मेमोरेंडम ऑल्टर, फोर्थ केस एसआर प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। ऑब्जेक्ट क्लॉज एसआर, लाइबिलिटी क्लॉज सेक्शन 18 बोलता है बाय मेकिंग द चेंजेस इन मेमोरेंडम आर्टिकल अगेन एसआर, तो दिस द ओनली क्लॉज कैपिटल क्लॉज व्हिच कैन बी ऑल्टर्ड बाय पासिंग ओआर। लेकिन मैंने बताया था क्या एक कंपनी के आर्टिकल्स में अथॉरिटी के समय ये लिखा सकता है कि कंपनी में ऑल्टर्ड कैपिटल क्लॉज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर और पासिंग द एसआर, तो क्या ऐसा करके हम कंपनी के सेक्शन 61 को स्ट्रिंजेंट कर रहे हैं? यस। और मैंने बताया था एक्ट कैन मेमोरेंडम आर्टिकल्स कैन ऑलवेज मेक द कंपनी स्ट्रिंजेंट, तो इसमें एसआर भी आ सकता है अगर एक्ट आर्टिकल्स में ऐसे एक तो किसी कंपनी का आर्टिकल लिखा हो कंपनी में ऑल्टर्ड कैपिटल क्लॉज बस, ठीक है, तो खाली ओआर से काम चल जाएगा। लेकिन किसी कंपनी का आर्टिकल कंपनी में ऑल्टर्ड कैपिटल क्लॉज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर पासिंग द एसआर, तो क्या फिर उस केस में ओआर की जगह एसआर चाहिए होगा, ठीक है। अदरवाइज एक्ट के हिसाब से या ओआर से हो सकता है। तो दिस द ओनली क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम एज पर कंपनी एक्ट व्हिच कैन बी ऑल्टर्ड पासिंग, और जिस दिन आपका ये ओआर एसआर पास होगा उसके 30 डेज के अंदर हमें एक फॉर्म फाइल करना विद आरओसी SS7 देयर इंटीमेटिंग द चेंज इन द ऑथर। अच्छा, कैपिटल क्लॉज में क्या होता है, कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो हम ऑथराइज शेयर कैपिटल में कोई भी चेंज करेंगे तो क्या उसका इम्पैक्ट कंपनी के मेमोरेंडम में कैपिटल क्लॉज पे आएगा, तो SS7 फाइल करना है। और अगर एसआर वाला केस हुआ तो SS7 तो फाइल करना ही करना है, साथ में MGT 14 में फाइल होगा। फिर सेक्शन 61 में 5 तरीके दे रखे हैं ऑल्टरेशन कैपिटल क्लॉज के। अगर हमें ऑथराइज बढ़ानी है, कुछ नए शेयर इशू करने जो एग्जिस्टिंग ऑथराइज शेयर फिट नहीं हो रहे, तो उसके लिए लीगल रिक्वायरमेंट ये अथॉरिटी इन आर्टिकल्स, शेयरहोल्डर अप्रूवल ओआर इफ द आर्टिकल्स रिक्वायर्स फॉर एसआर देन एसआर एंड विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग दिस एसआर ओआर एसआर व्हाटएवर, SS7 फाइल करना है। एसआर है तो फिर सेक्शन 117 के हिसाब से MGT 14 फाइल करना है। दूसरा बताया था बाय कंसोलिडेटिंग द शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ लार्जर डिनोमिनेशन, उसमें बताया था टोटल ऑथराइज शेयर सेम रहती है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स में चेंज आ जाएगा, पर शेयर नॉमिनल वैल्यू में चेंज आ जाएगा। एक उसका उल्टा सब डिवीजन ऑफ एक्जिस्टिंग शेयर इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन, यहाँ पे टोटल ऑथराइज शेयर विल रिमेन द सेम, तो ओनली इंपैक्ट विल बी ऑन द इन द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द पर शेयर नॉमिनल वैल्यू, बताया उसमें इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक है। फिर एक मैंने बताया था साहब अगर फुल्ली पेड शेयर को स्टॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, बताया स्टॉक भी एक कैपिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है बट प्रैक्टिकली इतना यूज या उल्टा वाइस वर्सा। और एक बताया था मैंने शेयर जो कंपनी ने इशू किए लेकिन लोगों ने नहीं लिए, अगर कंपनी चाहे तो उसे कैंसिल कर सकती है, जिसको टेक्निकली डिमिनिशन ऑफ शेयर कैपिटल बोलते हैं। क्या होता है डिमिनिशन, लास्ट केस रखा है। तो 5 तरीके से एक कंपनी अपने मेमोरेंडम के ऑथराइज शेयर कैपिटल में चेंजेस कर सकती है। 5 केस में लीगल रिक्वायरमेंट ये आपको, ठीक है। एंड एक चीज और बताया था, अगर कभी ऐसा हो कंसोलिडेशन और सब डिवीजन जो बी और डी है, सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एंड क्लॉज डी, कंसोलिडेशन सब डिवीजन में अगर शेयरहोल्डर्स के वोटिंग राइट्स परसेंटेज वाइज बिफोर ऑल्टरेशन आफ्टर ऑल्टरेशन चेंज अगर आ रहा है तो फिर केस में ये लीगल रिक्वायरमेंट रहेगी, साथ में एनसीएलटी का अप्रूवल भी चाहिए, साथ में एनसीएलटी का अप्रूवल भी चाहिए। एक इसी टॉपिक के साथ हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, और मैंने बताया था रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल और ऑल्टरेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। एक चार्ट बनाया था मैंने आपको, ऑथराइज शेयर कैपिटल, इश्यूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिए, फिर इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कॉल्ड अप एंड अनकॉल्ड। कॉल्ड अप को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, पेड अप शेयर कैपिटल एंड कॉल सीनियर्स या अनपेड कैपिटल।
मैंने बताया था साहब यहां कुछ चेंजेस कर रहे हैं, इट इज गवर्न बाय सेक्शन 61 ऑल्टरेशन ऑफ कैपिटल क्लॉज। लेकिन जिस स्टेज पे शेयर ले लिए लोगों ने, यहां पे हम चेंजेस कर रहे हैं, देन इट इज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल गवर्न बाय सेक्शन 66। और सेक्शन 66 में क्या है लिखा हुआ है? पहली बात, शेयर होल्डर की अप्रूवल जब पासिंग है सर, कोई क्या आपको डिपॉजिट्स की रीपेमेंट में या उसके इंटरेस्ट पे करने में कोई एरियर्स डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एंड एनसीएलटी का अप्रूवल चाहिए। तो पहले तो चेक, कोई डिपॉजिट्स की रीपेमेंट या उस पर कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एसआर प्लस एनसीएलटी अप्रूवल, दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और कैसे कैसे रिडक्शन कर सकते हैं उसके भी तरीके बताया था। अनकॉल्ड कैपिटल को आप कैंसिल कर दीजिए, कॉल्ड पेड अप शेयर कैपिटल कुछ पैसे वापस कर दीजिए, फिर इसमें एक और बताया था वापस कर दिए, ये राइट रख लिया, अभी वापस किया, फ्यूचर में हम दोबारा मांग सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था इसके अलावा एनसीएलटी कोई मेथड अप्रूव करें, या मैंने बताया था कोई अगर मान लिया कैपिटल लॉस्ट हो गई है, उसको जिसकी अवेलेबल एसेट नहीं है तो उसको राइट ऑफ कर सकते हैं। 5 तरीके से हम कैपिटल रिड्यूस करते हैं, पांचों केस में लीगल रिक्वायरमेंट विल रिमेन द सेम। तो पहले तो समझना है कब सेक्शन 66 लगाना है, कब 61 लगाना है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। फिर मैंने एक पॉइंट और डिस्कस किया था कि साहब और भी जगह कोई केसेस होते हैं, सिचुएशन जहां कैपिटल रिड्यूस होती है बट वो सेक्शन 66 से गवर्न नहीं होती, एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया बाय बैक कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68, आगे शेयर कैपिटल चैप्टर में पढ़ोगे आप, ठीक है, चैप्टर 4 में पढ़ोगे, तो वहां पे कोई एनसीएलटी सेक्शन 66, तो वो ऐसे बहुत, आप किसी के शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए, उसका री इशू नहीं किए, अच्छा फॉरफिचर 2 ऑप्शन, कंपनी में री इशू और कंपनी में कैंसिल कैपिटल रिड्यूस होगी। ऐसे और भी बहुत सारे इंस्टेंसेस मैंने डिस्कस किए थे जिसके अंदर आपको एक्चुअली कैपिटल वहां भी रिड्यूस हो रही है बट इट इज नॉट बीइंग गवर्न्ड बाय सेक्शन 66, इट इज बीइंग गवर्न्ड बाय सम अदर प्रोविजन जहां पे एनसीएलटी का अप्रूवल नहीं चाहिए, तो उनको बोलते हैं कि साहब वो भी रिडक्शन है बट इन जनरल सेंस बट नॉट इन टेक्निकल सेंस। अब मैंने बताया कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है, व्हाट डज नॉट अमाउंट टू रिडक्शन ऑफ कैपिटल, क्या रिडक्शन नहीं माना जाएगा, क्या रिडक्शन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो रिडक्शन नहीं माना इसका मतलब कि आपको वो केसेस बताने हैं जो टेक्निकली रिडक्शन नहीं है, जिसमें सेक्शन 66 नहीं लगता बट अदरवाइज रिडक्शन है एंड गवर्न बाय सम अदर प्रोविजन। वही 8 केस जो 7 केस मैंने आपके डिस्कस किए थे, एंड उसी पॉइंट मैंने आपको महक आपका क्वेश्चन है बायबैक के बारे में बता। बेटा बायबैक के बारे में बहुत डिटेल में आगे चैप्टर 4 आएगा, शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। बायबैक में क्या होता है, कंपनी ने जितने शेयर इशू कर रखे हैं उनमें से कुछ शेयर्स कंपनी परचेज बैक कर ले। जैसे अभी आपने सुना होगा टीसीएस का बायबैक ऑफर आया हुआ है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी का बायबैक का भी ऑफर आया हुआ है, अभी आपने न्यूज में काफी है, ठीक है। तो उसमें कंपनी ने जितने शेयर इशू कर रखे हैं उसमें से कुछ शेयर कंपनी परचेज बैक करती है, उनको पेमेंट करती है शेयर होल्डर को जो अपने शेयर बायबैक कराएंगे, ठीक है। ऑफर होता है कंपनी की तरफ से, मैंडेटरी है कि आपको बायबैक कराना ही है। अच्छा कंपनी बायबैक उनको पे करेगी। अच्छा कंपनी को शेयर परचेज करने का, कोई कंपनी अपने शेयर तो होल्ड नहीं कर सकती, तो कंपनी उन शेयर को क्या करेगी, कैंसिल करेगी। एक कंपनी अपने खुद के शेयर थोड़ी होल्ड कर सकती है, तो कंपनी उसको कैंसिल करेगी। अच्छा इसका कैंसिल करे तो क्या कैपिटल रिड्यूस होगी महक, तो कैपिटल रिड्यूस होगी बट इट इज नॉट बीइंग गवर्न्ड बाय सेक्शन 66, उसमें सेक्शन 68 लगता है। और ये आप शेयर कैपिटल चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा पूरा, बायबैक पर मैं 2 क्लासेस लगाऊंगा आपको, ठीक है, बायबैक के ऊपर, खाली बायबैक टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो ये और मैंने एक चीज और बताया था कि जब आपको एनसीएलटी को एप्लीकेशन लगाते हैं सीकिंग द अप्रूवल फॉर रिडक्शन शेयर कैपिटल, तो मैंने बताया था क्या ऐसे केस में एनसीएलटी स्पेशली आपको क्रेडिटर्स के इंटरेस्ट का बहुत ध्यान रखता है, बताया था। और क्रेडिटर्स के बारे में अगर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन आ जाते हैं तो क्या एनसीएलटी अगर सेटिस्फाइड है कि वो अप्रूवल देने से मना भी कर सकता है। उसका रीजन बताया था, क्या कैपिटल रिड्यूस करे तो क्या डेट इक्विटी रेशियो क्या बढ़ेगा, डेट विल रिमेन सेम, इक्विटी इज गोइंग डाउन, ये रेशियो बढ़ेगा, एंड ये रेशियो बढ़ना किसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया था कि साहब एनसीएलटी क्रेडिटर्स की बात भी सुनता है एंड उनको सुनने के बाद ही डिसाइड करता है कि मुझे आपको अप्रूवल देनी, एंड मतलब उनके इंटरेस्ट का बहुत ध्यान रखता है व्हाइल डिसाइडिंग वेदर टू ग्रांट अप्रूवल और नॉट फॉर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। सो ये आपका जो आपके लेक्चर नंबर 16 to 19 4 लेक्चर है, 16, 17, 18, 19, उसका मैंने आपको एक रिकैप और रिवीजन टाइप करा दिया, ठीक है। इसके आगे जो है ऑल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स एंड ऑल दैट, ठीक है, एंड जो भी आपका लास्ट जहाँ चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट हो रहा है, लेक्चर नंबर 20 to 23, 20, 21, 22, 23, वो नेक्स्ट सैटरडे को हम रखेंगे, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड उसके साथ एंड इन द मीन वाला आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो वहाँ भी हम वो सब भी डिस्कस कर लेंगे कि आगे की क्या स्ट्रेटजी है, ठीक है। एंड
आपके कोई स्पेसिफिक डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा, ओके, सर मेरे को चैप्टर 1 में से एक डाउट पूछना था। बोलो बोलो। सर उसमें ना एक पर्टिकुलर पॉइंट मेंशन है कि जो रेजिडेंस होता है कंपनी का वो इसलिए भी जरूरी होता है ताकि हम लोग इनकम टैक्स डिटरमिन कर सके कि कौन सी स्टेट को कितना जाना है। यस यस। बट सर अगर एक होल्डिंग कंपनी और उसकी सब्सिडरीज ऑल ओवर इंडिया है तो वो जो टैक्स पे करेगी वो मतलब स्टेट वाइज ही करेगी? नहीं 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 नहीं, नहीं। एक देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर सब्सिडरी, देखो पहली बात, अगर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस हम चेक करते हैं टैक्सेशन पर्पस के लिए, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सब्सिडरी ऑल ओवर, स्टेट वाइज नहीं। स्टेट का मतलब वहां पर कंट्री है, और स्टेट का मतलब वो मत समझना कि स्टेट का मतलब वहां पर पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहे हैं। वहां स्टेट का मतलब कंट्री है। ओके सर। जैसे एक कंपनी की इंडिया में कहीं भी सब्सिडरी, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट तो पूरे कंट्री के लिए एक ही है ना, ये तो पता होगा आपको। यस सर। यूनियन लिस्ट का मैटर है ना, वो यूनियन लिस्ट का मैटर, मैंने एग्जांपल याद है स्टार्टिंग में बताया था, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कौन कर, यूनियन लिस्ट का मैटर है, तो वो तो पूरे कंट्री के लिए एक ही है, फॉर द एंटायर कंट्री। तो वहाँ स्टेट्स का, आई थिंक स्टेट का मतलब वो स्टेट समझिए जो इंडिया में अलग अलग स्टेट है, वो नहीं, स्टेट का मतलब वो कंट्री। कई बार देखना वहाँ स्टेट एस कैपिटल में भी लिखा होगा। एक्चुअली कई बार स्टेट उस कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता है कि साहब ये स्टेट, आपने ये स्टेट, वो स्टेट, एक्चुअली वो कंट्री की बात कर रहा है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में वहां पे लिखा हुआ है कि अगर एक कंपनी का अगर रेजिडेंशियल स्टेटस अगर हम इंडियन कंपनी ट्रीट करते हैं तो उस पर टैक्सेशन, इनकम टैक्स अलग तरीके से लगता है। लेकिन अगर उसका हम रेजिडेंशियल स्टेटस निकालते हैं फॉरेन कंपनी, तो उस केस में आपको टैक्सेशन आपको अलग, उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। मैं क्लियर है? यस सर। और सर अगर मेन हेड ऑफिस जो वो इंडिया में है और अगर ब्रांचेस बाहर है तो उसमें हेड, मैंने बोला था ना, एक याद है मैंने बताया था, हेड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, ये टर्म्स लॉ में यूज ही नहीं होते। आम जिंदगी में कंपनी यूज करती है, मैंने बताया लॉ में टर्म यूज होते हैं, एक तो रजिस्टर्ड ऑफिस, और जो अभी भी पढ़ा कि मैंडेटरी हर कंपनी के लिए, और इसके अलावा जितनी भी ऑफिस होंगे उनको क्या बोलेंगे, ब्रांच ऑफिस बोलेंगे। ठीक है, चाहे आप अपने लिए कुछ भी बोलते रहो, उसको आप कॉर्पोरेट ऑफिस बोलो, हेड ऑफिस बोलो, लॉ डज नॉट रिकॉग्नाइज, कंपनी एक्ट सिर्फ दो टर्म रिकॉग्नाइज करता है ऑफिस ऑफ कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, एक रजिस्टर्ड जो एक ही होगा, रजिस्टर्ड ऑफिस सिर्फ इंडिया में होगा, एक इंडियन कंपनी का रजिस्टर्ड इंडिया के बाहर नहीं हो सकता, इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड मस्ट बी इन इंडिया। ठीक है, और ब्रांच ऑफिसेस कहीं भी हो सकती है, इंडिया में हो सकती है, इंडिया के बाहर भी हो सकती है। ओके सर। एनीथिंग एल्स, कोई और स्टूडेंट, किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी? हेलो सर। यस पीयूष बताओ। सर सेक्शन 6 में सॉरी लिखा है, आयुष बोल रहे ना? हाँ बताइए। सेक्शन 6 में लिखा है अनलेस अ पर्टिकुलर सेक्शन एक्सप्रेसली प्रोवाइड अदरवाइज। ये सेक्शन 6 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 6 की बात कर रहे हो? यस सर। इसका मतलब ये है कि पहले सेक्शन 6 क्या बोल रहा है कि जनरली जब कॉन्ट्रडिक्शन होगी बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन एंड द प्रोविजंस ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल कंपनी, तो जनरल रूल क्या प्रिवेल करेगा? आयुष, क्या प्रिवेल करेगा? अगर एक कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल के प्रोविजन और कंपनी के सेक्शन के प्रोविजन में कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो जनरल रूल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6 क्या है? क्या कौन किस पे प्रिवेल? एक्ट प्रिवेल करेगा। एक्ट मतलब एक्ट के सेक्शन प्रिवेल करेगा। ये सुनो, फिर लिखा अनलेस अ पर्टिकुलर सेक्शन एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स अदरवाइज। क्या मतलब हुआ? अगर कोई सेक्शन खुद ये बोलता है, एक्सप्रेसली लिखा हो सेक्शन में कि साहब अदरवाइज में डिफरेंट बात बोलता है कि साहब मेरे ऊपर मेमोरेंडम आर्टिकल्स का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, खुद ये सेक्शन में लिखा हो पर्टिकुलरली, क्या उसमें उल्टा हो जाएगा? तो सर किसी सेक्शन में लिखा है कि हमारे कंपनी में 5 डायरेक्टर्स हुए पब्लिक कंपनी में, उसमें लिखा है वो आर्टिकल की बात मानता है। नहीं डाइल्यूट हो जाएगा ना? नहीं, ऐसे नहीं होता। देखो क्या होता है, कई कुछ सेक्शन में, जैसे मैंने एक सेक्शन 104 का एग्जांपल भी था, ऐसे और भी सेक्शन आएंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत गिने चुने सेक्शन होते हैं। 104 में ऐसे लिखा हुआ है, देखो मैं बताता हूं कैसे लैंग्वेज है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजंस इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं है, देन चेयरमैन ऑफ जनरल मीटिंग विल बी अपॉइंटेड लाइक दिस, जो भी प्रोविजन है। ठीक है, इसका मतलब जो आगे प्रोविजन दे रखे कि जनरल मीटिंग का चेयरमैन कैसे अपॉइंट होगा सेक्शन 104, वो कब लगाने हैं? जब आर्टिकल में कोई प्रोविजन नहीं है। इस तरह का सेक्शन खुद ही अलाउ कर रहा है कि आर्टिकल्स की इंपॉर्टेंस हमारे से ज्यादा है, सेक्शन 104 बोल रहा है,
एंड अगर आर्टिकल्स में कुछ प्रोविजन है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन और जनरल मीटिंग, आप वही फॉलो करो चाहे वो कुछ भी प्रोविजन हो, ये मतलब हो ना आयुष? यस सर। क्या वो सेक्शन क्या अपने आप ही बोल रहा है कि मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके आर्टिकल्स की है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन और जनरल मीटिंग? यस सर। ऐसे केस में कौन किसके ऊपर ओवरराइड कर रहा है? आर्टिकल। वही चीज लिखी हुई कि अनलेस अ पर्टिकुलर सेक्शन प्रोवाइड, कोई सेक्शन खुद ये बात एक्सप्रेसली मेंशन कर रहा है कि मेरे ऊपर मेमोरेंडम आर्टिकल से ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, उसको पहले आप देखिए, तो उस केस में फिर आपको कॉन्ट्रडिक्शन होने के बाद भी आपको मेमोरेंडम आर्टिकल ही फॉलो करने की सेक्शन खुद ही अलाउ कर रहा है। आयुष क्लियर हुआ? ओके सर। यस सर। लेकिन सेक्शन में खाली प्रोविजन है और ये कुछ नहीं लिखा हो कौन किसके ऊपर प्रिवेल करेगा इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। तो जनरल रूल क्या है? इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन सेक्शन विल प्रिवेल ओवर द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, अगर नथिंग इज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द सेक्शन कि विच वन विल प्रिवेल ओवर द अदर इन केस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। आयुष, इज दैट क्लियर? यस सर। एनीथिंग एल्स? क्लासेस ठीक चल रही हैं? एंजॉइंग द स्टडीज? लगता है कि लॉ तरीके से पढ़ा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लॉ के बारे में बहुत सारे लोग के नोशंस होते हैं ना, रटने का है तो बड़ा बोरिंग है, ये वैसा है, ये वैसा है। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना? मैंने बताया ना कहीं लेक्चर में कि साहब ये सब सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसको पढ़ना और पढ़ाना दोनों एक चैलेंज है, लेकिन उस चैलेंज को अगर आप निभा सकते हैं तो बहुत मजेदार है। नहीं निभा सकते और ज्यादातर लोग निभा नहीं पाते तो क्या होता है, इसको खुद बोरिंग बना देते हैं और बच्चों को भी वैसा ही समझा देते हैं, पढ़ा ही नहीं पाते ढंग से। यू हैव टू मेक इट रियली रियली एंड सही में बहुत इंटरेस्टिंग, सो प्रैक्टिकल। मैंने हमें बोला कि आपके आसपास अभी बायबैक की बात, अभी मैक ने क्वेश्चन पूछी, अभी TCS का अखबारों में देखिए, टाटा कंसल्टेंसी से भी बायबैक ऑफर आया हुआ है। हर चीज को प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर सकते। लॉ तो मैंने बोलता हमेशा बोलता हूँ सब, हर चीज जो हमारे आसपास हो रही है वो किसी न किसी लॉ से गवर्न हो रही है। तो रियली ठीक है, रियली अंडरस्टैंड द लॉ इन दैट मैनर, उस तरीके से पढ़ाई करते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑल दैट, तो आप हर चीज को रिलेट कर सकते हैं। अभी तो आपने थोड़ा सा ही पढ़ा है, अभी आगे पब्लिक इशू वगैरह वे सब चीजें में पढ़ाऊंगा कि पब्लिक इशू ये वो, ठीक है। तो आप सारी चीजें अखबारों में जो न्यूज आती हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के पब्लिक इशू आ रहे हैं, शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही है, स्टॉक है, सब चीज आप रिलेट कर सकते हैं। रियली गेट, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि सिस्टम में हमारे आसपास जो चल रहा है, हमारे समाज में जो चल रहा है, अखबारों में जिस चीज की रिपोर्टिंग है, हम न्यूज में जो देखते हैं, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग बिकॉज हमारी लीगल अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं तो मतलब इतना प्रैक्टिकल, इतना मजेदार, लेकिन इस तरीके से ये नहीं रट लिया, ये इस क्वेश्चन का आंसर, ये उस क्वेश्चन का आंसर, ये खाली जो ना क्वेश्चन आंसर, फिर तो बेकार है, फिर तो बेकार है। और ज्यादातर लोग यही करते हैं एंड इसलिए क्या होता है, कभी उनको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं आता। बट अगर अदरवाइज वेरी इंटरेस्ट, और मैं बताऊं अगर आपका कंपनी लॉ स्ट्रांग है, आई गारंटी यू आप कंपनी अकाउंट जो पढ़ेंगे, कंपनी अकाउंट, और आप में से ऑलरेडी कुछ बच्चे पढ़ ही रहे होंगे, आपको जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का जो पेपर है उसमें भी इसका इम्पैक्ट आएगा, वहां भी आपको चीजें और बेहतर समझ में आएगी अगर आपका कंपनी लॉ स्ट्रांग है। मैं एक बात चल रही थी, एक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, अच्छा जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट बनते हैं तो एक CA बोलते थे या ऑडिटर होता ना, सबसे दो सब अलग अलग काम करते हैं, कोई टैक्स का काम करता है, कोई अकाउंट्स का, कोई ऑडिट, अलग अलग, लेकिन है ना ऑडिटर। अच्छा अगर किसी कंपनी के आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होते हैं आफ्टर बिकमिंग CA, तो ऑडिट में क्या चेक करोगे आप? ऑडिट में क्या चेक करोगे? यही चेक करोगे ना कंपनी के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं, whether वो बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर कंपनीज एक्ट एंड एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशन, यस और नो? यस और नो? लेकिन सोच के देखिए सम CA, जो CA तो बन गया, लेकिन उसका कंपनीज एक्ट या आपको ये सब चीजें आपके इतने स्ट्रांग नहीं है, क्या आपको लगता है वो इफेक्टिव ऑडिट कर पाता होगा? क्या आपको लगता है किसी कंपनी की इफेक्टिव ऑडिट कर पाता होगा?
कि आपको चेक करना है कंपनी ने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, अच्छा कंपनी के अंदर भी सीए बैठे हुए हैं जो वहां कंपनी के अकाउंट्स वगैरह तैयार कर रहे हैं, आपको उनका काम चेक करना है कि साहब उन्होंने, और आपको खुद को आपको कंपनी लॉ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो एक्चुअली ये सब चीजें कोई बताता नहीं है। तो अगर आप सही में आपका अगर कंपनी लॉ स्ट्रांग है तो आप अच्छे स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी बन सकते हैं किसी कंपनी के। अच्छा, इसीलिए आप तुम देखोगे कि साहब ऐसे भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर है कंपनीज के जो ऑडिट करने के सिर्फ 5-10 हज़ार रुपये फीस चार्ज करते हैं, और ऐसे भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर हैं जो एक कंपनी के आपको ऑडिट करने के 10-10 लाख, 20-20 लाख, 50-50 लाख रुपए फीस चार्ज करते हैं। क्या ये सारा गेम उसके ऊपर है कि आपकी कितनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से आपकी गुडविल बनती है, उसके हिसाब को फीस मिलती है। ये सुनो, मैं हमेशा बोलता कि साहब लॉ को लोगों ने क्या है कि भाई वो बना रखा, रट लिया, ये कर, भाई इसके बिना तो एक इफेक्टिव सीए ऑडिट भी नहीं कर सकता। उस एंगल से भी चीज को समझोगे तो खाली एक सब्जेक्ट नहीं है, आपकी इसके मल्टीपल इंप्लीकेशंस हैं। अच्छा, इनकम टैक्स से पढ़ते हो तो वहां भी तो लॉ ही पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स आप लॉ कैसे पढ़ते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, बेसिक रूल्स क्या है, सारी चीज पता है। तो आपको कोई भी लॉ पढ़िए तो अल्टीमेटली वो इनकम टैक्स, आप फाइनल में जाएंगे सब आपको अलग से अलग 2 अलग अलग पेपर होंगे, डायरेक्ट टैक्स का अलग हो, इनडायरेक्ट इंटर एग्जीक्यूटिव इंटर में तो आपको एक पेपर है कंबाइंड है, ठीक है। तो डोंट यू थिंक हर जगह उसका इंप्लीकेशन आएगा, एवरीवेयर। एनीवे, so should I wind up the today's class? Is anything else you want to ask? चलिए फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं, जो रिमेनिंग 4 लेक्चर रखें 2023 उसका रिवीजन कम डाउट तक रखेंगे। और आज के लिए मैं यही क्लास वाइंड अप करता हूं। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।